गुड इवनिंग बच्चे लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, मस्त आवाज आ रही है। आई एम ऑडिबल टू एवरीवन, सबको मेरी आवाज भी आ रही है और मैं दिखाई भी दे रहा हूं। तो फटाफट आप लोग बता दीजिए यस सर। गुड इवनिंग मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों और बच्चियों। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाइए, फटाफट आ जाइए आप लोग। तब आज धमाकेदार एंट्री करेंगे मस्त तरीके से। चश्मा लगा लेता हूं यार। यस सर, आप अपना चश्मा लगा लो। यस यस यस, ओके। तो हमारे बच्चे लोग सब एकदम मस्ती में हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फटाफट आ जाइए, फटाफट 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 आ जाइए, सारे लोग फटाफट आ जाइए। फिर अपन स्टार्ट कर लेंगे अपना क्लास। कुछ लोग बोल रहे हैं यस रिवीजन, उद्देश्य से रिवीजन चलेगा बोला, तो इस वीकेंड में चल जाएगा बेटा। आज भी वो उसके लिए प्रॉपर बनाना पड़ेगा ना कॉलम, तो वो सब टेक टीम वाले ही करेंगे। हमारी मीटिंग पहले ही वीक में हो चुकी है, हम लोग कर लेंगे बेटा। आज भी मैंने फुल एंड फाइनल बोला है, मुझे इस वीक में मेरे प्यारे लक्ष्यंस को 11th क्लास का रिवीजन स्टार्ट कर देना है। तो मैंने बेटा आज भी फोन करके बताया है कि मुझे एज सुन एज पॉसिबल 11th रिवीजन स्टार्ट करना है। तो उसका 11th का एक कॉलम बना देगा, फिर उसमें अपने लेक्चर्स जाने लगेंगे। ठीक, डन। वेरी गुड इवनिंग। वेरी, कब से स्टार्ट होगा? हाँ, एनसीईआरटी सॉल्यूशन तो हमेशा देता रहता हूं मैं, तो वो भी मिल जाएगा तुमको इसी आज ही मिल जाएगा। एनसीईआरटी वाला आप लोगों का रेडी है, आज ही मिल जाएगा। यस। और कुछ बोल रहे हैं आप क्लास कहां से लेते हो? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैं अपने घर से लेता हूं क्लास। ठीक, ठीक है। उद्देश्य क्या होता है सर? अरे भाई साहब, एक को ओम्स लॉ, ओम्स लॉ आगे क्या? ओम्स लॉ आज करेंगे, आज करेंगे एकदम। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था, पता है क्या, कि एक जीरो रेजिस्टेंस वायर में कनेक्ट कैसे होता है, कार करंट जाता कैसे है वो बताओ, पोटेंशियल तो बराबर होता है। वो भी डाउट आज क्लियर कर दूंगा, सारे डाउट क्लियर करेंगे। एक बार ओम्स लॉ पे आने तो दो। उद्देश्य रिवीजन, उद्देश्य क्या होता है कृष्ण तिवारी जी? उद्देश्य का मतलब है नीट में फाइनल सिलेक्शन। उद्देश्य का मतलब है हमारा पीडब्ल्यू से बेस्ट डॉक्टर का प्रोडक्शन। उद्देश्य का मतलब है कि लक्ष्य नीट के हर एक बच्चा का 11th और 12th का भरपूर तैयारी। उद्देश्य ये है हमारे जीवन का। अभी फिलहाल सबको क्लियर हो गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उद्देश्य? यस सर। संडे को तो टेस्ट होना चाहिए यार। तुम लोगों को टेस्ट का शेड्यूल तो मिल जाता है ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? वाह 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 वाह। प्रबल प्रताप जी बोल रहे हैं कोई टिप, बिना पढ़े कैसे नीट निकालें? नीट में बैठ जाइए और एग्जामिनेशन हॉल से निकल जाइए, हो गया, नीट निकल गया, है कि नहीं? बिना पढ़े तो यही हो सकता है भाई। चुपचाप फॉर्म फिल कर दीजिए, पेपर में चले जाइए, बैठ जाइए। गोला ही तो लगाना है, कैसा भी गोला लग सकता है। अब 4 में से 1 2 3 4 अकड़म पकड़म करो और भर के आ जाओ। किससे रोका है तुम्हें तैयारी करने के लिए बेटे? है ना, नीट निकल जाएगा। रिजल्ट तो आएगा ही नहीं यार, नीट निकालने का क्या मतलब है? रिजल्ट आता है आजकल, है ना। बस मस्त रहो, हो जाएगा फिर हमारा तो। यस, नोट्स आप पर सेंड कर दिया करो ना। ये क्या बोल रहे हो? नोट्स ऐप पर? अरे नोट्स ऐप पर ही तो जाता है भाई, नोट्स ऐप पे सेंड होता है भाई, और कहीं होता है क्या? अरे कुछ लोग इधर उधर तो नहीं कर रहे हैं नोट्स का यार, नोट्स ऐप पे ही सेंड होता है जहां तक मुझे पता है। मैं तो सेंड करता हूं टीम को और टीम ऐप पे कर देती है यार अपलोड। यस, चलिए, तो हो गया आज का बातचीत बहुत, और बच्चे आ गए हैं अपने क्लास में बहुत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। यस यस यस। अरे डीपीपी तो मैंने बोला ही था ना यार, डीपीपी सॉल्व नहीं होगा तुम लोगों से। 2 4 क्वेश्चन तो वो आगे वाला चीज का था ना, रेसिस्टेंस वगैरह का वेरिएशन का था। तो मैं तो लास्ट क्लास में बोल ही दिया था कि डीपीपी तुम लोगों से सॉल्व 3 4 क्वेश्चन नहीं हुआ। 3 4 तो हुआ होगा यार, 3 4 क्वेश्चन तो हुआ होगा यार, झूठे मत बोलो, है कि नहीं? 3 4 क्वेश्चन तो हुआ होगा यार, ऐसे मत बोलो यार।
3-4 क्वेश्चन सबसे हुआ होगा डीपीपी का, हुआ ना? जल्दी बताओ, हुआ है ना? यस यस यस, जल्दी स्टार्ट कर दे रहे हैं। और क्या, शुरुआत में जो 4 मिनट तुम्हारा बात सुन लेते हैं ताकि तुम लोगों को लगे कि सर मेरा डाउट देखते भी है, नहीं तो तुम लोग फिर मैसेज करते हो सर डाउट नहीं देखते। और अभी देखो डाउट तुमसे बात कर रहा हूँ, डाउट देख रहा हूँ। सर जल्दी स्टार्ट कर दीजिए भाई। तुम लोग जो हो रहा अपने बातों पे बिल्कुल नहीं रुकते हो यार, सही बता रहा हूँ। तुम लोग एकदम एकदम गलत बात है, गलत बात है भाई। तुरंत तुरंत अपने बातों को चेंज करते हो। यस सर, 5-6 क्वेश्चन हो, 3-4-5 हुए होंगे, जो पढ़ाया वही होगा ना यार। जो आज पढ़ाऊंगा ओम्स लॉ, तब ओम्स लॉ वाले क्वेश्चंस होंगे, है कि नहीं? सर्किट पढ़ाऊंगा तो सर्किट वाले क्वेश्चन होंगे। यस चलिए, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नोट्स भी बनवा रहा हूं भाई, थोड़ा समय लगता है, वो बहुत बड़ा भयंकर काम है भाई। आधा हो चुका है, वो भी मिल जाएगा, एक दो आध दिन टाइम दीजिए, वो भी हो जाएगा। ठीक है, डिसीजन, ये क्या है डिसीजन? अपने ऐप पे ही करेंगे बेटा, ऐप पे ही अपलोड होगा उद्देश्य। यस चलिए, तो सारे लोग रेडी हैं एकदम भयानक तरीके से, और मैं भी रेडी हूं आप लोगों का अच्छे तरीके से क्लास भी लेने के लिए। यस आज सब हो जाएगा, हाँ आज जितना लाया हूं सब हो जाएगा बिल्कुल। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चा लोग, तो अब मैंने बातचीत कर ली नन्हे मुन्ने बच्चों से, अपना बात भी बता दिया, और अब रेडी हैं क्या करने के लिए? आगे की क्लास को करने के लिए। चलिए तो चैट को कर दीजिए बंद और आ जाइए, पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके सामने आपका आदित्यानंद, और बच्चा अपन स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2। और आज का जो अपना गोल है वो भी अब देख लेते हैं। अब चैट को एकदम बंद कर दीजिए और आ जाइए। आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। किसी कंडक्टर में आखिर करंट क्यों फ्लो करता है, कैसे फ्लो करता है, और क्या मैकेनिज्म है इसके, क्या माइक्रोस्कोपिक स्टडी है किसी भी करंट का फ्लो होना किसी कंडक्टर के थ्रू में, ये सब डिटेलिंग करेंगे। ओके, फिर पढ़ेंगे ओम्स लॉ को बेटा। यस, ओम्स लॉ पढ़ने के बाद देखेंगे किस तरीके से हम पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं, करंट देखते हैं, और एक नया चीज पढ़ेंगे आज, रेसिस्टेंस। नया तो नहीं यार, 10th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा है, भर के पढ़ा है। यस, तो रेसिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि आखिर इसमें जो करंट फ्लो हुआ है उसके पीछे का एक वेलोसिटी होता है, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे करंट डेंसिटी, पहले ही पढ़ेंगे, और फिर मोबिलिटी। तो सबसे पहले करंट डेंसिटी से स्टार्ट करते हैं। तो ये सारा चीज आज कवर करके न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे। ओके सर, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। चलिए, तो सबसे पहले मैं पढ़ाने वाला हूं करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दो चीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं डिफाइन करने वाला हूं करंट डेंसिटी। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था, क्या क्या बताया था? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। सर आपने लास्ट क्लास में पढ़ाया था करंट, और करंट आपने बताया था क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यस, तो आज आप बात करने वाले हो करंट डेंसिटी का, और बाद में फिर रिलेशन बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये थोड़ा सा पोर्शन अभी आएगा थोड़ी देर में। फिलहाल पोर्शन क्या कवर हो रहा है? करंट डेंसिटी। ओके, करंट डेंसिटी का डेफिनेशन क्या है जरा वो हम देख लेते हैं। सर करंट डेंसिटी होता है करंट पर यूनिट नॉर्मल एरिया। क्या होता है? करंट पर यूनिट नॉर्मल एरिया। सपोज करो मेरे पास ये एरिया है, सपोज करो मेरे पास ऐसा कोई एरिया है, ये एक एरिया है, ठीक? हाँ सर, ये आपके पास एक एरिया है, बहुत अच्छा बात है, ठीक। और इस पे मैंने यहां पे ऐसे करंट फ्लो करवाया। क्या करवाया? करंट फ्लो करवाया बेटा, करंट। तो ये पर्टिकुलर एरिया है, सपोज कर लो कुछ भी मान सकते हो, डी ए मान सकते हो, ए मान सकते हो, मान लो ए एरिया है, और यहां से मैंने करंट फ्लो करवा दिया, इसमें आई करंट फ्लो करवा दिया। कितना करंट फ्लो करवा दिया? आई करंट, आई करंट। तो देखो ये एरिया के ये परपेंडिकुलर है ना, एरिया ऐसा है और करंट ऐसा है, देखो परपेंडिकुलर है ना। हाँ, तो इसीलिए मैंने अब डिफाइन किया है एक चीज कॉल्ड करंट डेंसिटी। इट इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट नॉर्मल एरिया। तो मान लो ये करंट आई है और एरिया ए है,
तो इट इज डिनोटेड एज जे। करंट पर यूनिट नॉर्मल एरिया को किससे डिनोट करते हैं? जे से। वैसे ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसकी भी बात करेंगे, अभी फिलहाल स्केलर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, the current density J can be given as करंट पर यूनिट एरिया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये एरिया जो है वो ये जो करंट है वो इस एरिया पे नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। ओके, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। यहां तो सर समझ में आ गया परपेंडिकुलर। सपोज करो कि अब मैं इस एरिया को किसी एंगल पे ले गया, इस एरिया को किसी एंगल पे ले गया, इसको थोड़ा सा टर्न किया। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। अभी इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही है। एरिया वेक्टर के टर्म में मैंने तुम्हें सिखाया है ना, वो वाले चैप्टर में गॉस लॉ में सिखाया है ना बेटा। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तभी तो एक क्यूब में मैंने बोला था इसका एरिया इधर, इसका एरिया इधर, इसका एरिया इधर, इसका एरिया अंदर, इसका एरिया बाहर, इसका एरिया नीचे। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है हमारे लिए। यस, इसीलिए इसको एरिया वेक्टर के टर्म्स में देखते हैं। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जैसे ये सरफेस है, इस पे मुझे एरिया वेक्टर बताना है तो टुंग 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 तुम्हारी तरफ चला गया। ओके, यहां पर ऐसा कर दिया, मैंने बोला इसका एरिया तो टुंग 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 इधर चला गया, इसका एरिया टक 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 इधर चला गया। यस सर, एरिया वेक्टर आपने बताया है। अब सपोज करो एरिया इधर है, करंट इधर है। बहुत बढ़िया। अब ध्यान देना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से देखना। अगर मैं क्या करूं, इस एरिया को थोड़ा सा टर्न करूं। ध्यान देना। ये एरिया का ये है ए कैप लिख देता हूं। नॉर्मल ये रहा। इसको अगर मैं ऐसे घुमाऊं, टुक टुक टुक, तो ये वाला ऐसे घूम जाएगा, है ना। इसको घुमा रहा हूं ऐसे, तो यस सर बिल्कुल घूम जाएगा, इसमें कोई बात नहीं है। अगर मैं इसको घुमाया तो जरा देखना बेटा, ये तो पहले ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया, मान लो अब ये ऐसे हो गया, ऐसे। तो क्या हो गया? कहानी कुछ ऐसे हो गया। हाँ, लेकिन करंट अभी भी ऐसे, करंट ऐसे है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये जो एरिया वेक्टर ऐसे था, अगर इसको मैंने घुमाया तो एरिया वेक्टर भी घुमा। देख पा रहे हो पेन को, ये इधर है, ये परपेंडिकुलर है, ऐसे घुमाया तो यस, एरिया वेक्टर सब अब किधर हो गया है? एरिया इधर हो गया है। यस, ये जो ए कैप इधर दिख रहा था वो ए कैप इधर हो गया। तो अब मैं अगर बोलूं कि पहले ये वाला एरिया था ऐसे, अच्छा आपने इसको घुमाया थीटा एंगल ऐसे, यस, तो ये एक नया एरिया हो गया है। देख पा रहे हो ना तुम, ये एक नया एरिया हो गया है। यस सर, और ये एंगल घुमाया थीटा, तो ये एंगल भी हो जाएगा थीटा, क्योंकि इसी के साथ तो वो अटैच था ऐसे। अगर इसको घुमाया मैंने ऐसे थीटा, तो ये भी कितना घूम जाएगा? थीटा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां पे करंट डेंसिटी अलग तरीके से डिफाइन होगा। जरा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं। मैंने बोला करंट पर यूनिट नॉर्मल एरिया, तो करंट तो इधर है, करंट इधर है, एरिया इधर है। क्या इन दोनों से के ऊपर नॉर्मल है? अरे बोलो, क्या ये जो एरिया है इसके ऊपर नॉर्मल का एंगल बना रहे? नहीं सर, नहीं। यहां पे ये नॉर्मल का मतलब ये था, एरिया वेक्टर ऐसा और ऐसा, ये है परपेंडिकुलर, ये ऐसा। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? इस एरिया का एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना, है ना। परपेंडिकुलर तो ये वाला है, मतलब इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ लेना पड़ेगा। इसको ऐसे समझ सकते हो, समझ रहे हो या नहीं? अगर कोई एंगल पे आ गया है ना, तो ये वाला एरिया अब तो कुछ एंगल वाला एरिया हो गया। ये हमें, ये तो किसी काम का नहीं, हमें कौन सा काम का था? ये वाला। हमें ये वाला एरिया काम का नहीं है, हमें कौन सा काम का है? ये वाला। तो ये जो अभी निकल रखा है, इसका इधर के डायरेक्शन वाला तुम निकालोगे, या इसका ये वाला कंपोनेंट लोगे। तो ये एंगल थीटा है, ये एक लाइन है, और ये एंगल थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? ए कॉस थीटा। देखो दोबारा देखो। ये है, ये एक एरिया है, सपोज करो कुछ भी है, ये था तो ये भी ये था, हाँ, और ये एंगल थीटा है, तो तुम्हें तो यही चाहिए ना भाई। हाँ, तो ये कितना होगा? ए का ये वाला कंपोनेंट ए कॉस थीटा। और इस पे अब तुम बोल सकते हो कि ये करंट जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर है। ये करंट क्या है? परपेंडिकुलर है, ए कॉस थीटा पे परपेंडिकुलर है, ए पे परपेंडिकुलर नहीं है। तो इस बार का जो करंट डेंसिटी तुम लिखोगे वो क्या लिखोगे बेटा? J इज इक्वल टू
आई बाय ए कॉस थीटा। अब देखो एक कितना इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। अब बात आया कि करंट पर यूनिट एरिया, एरिया कैसा परपेंडिकुलर, एरिया कैसा परपेंडिकुलर। तो अब तुम्हें एक बहुत ही बढ़िया चीज सिखा देता हूं मैं, जरा देखना बेटा। ये आई क्या है सर? तो आई को क्या लिखोगे तुम? जे ए कॉस थीटा। ये चीज काम का है भैया, जे ए कॉस थीटा। ये क्या है? जे ए कॉस थीटा। याद करो वो दिन जब तुम्हें सिखाया था ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। यस, तो ये ए और बी दो अगर वेक्टर हैं, ए और बी दो अगर वेक्टर हैं, तो इनके बीच का एंगल यदि थीटा है तो हम ए डॉट बी को लिखेंगे ए बी कॉस थीटा। हम ए डॉट बी को क्या लिखेंगे? ए बी कॉस थीटा। वैसे ही अगर कहीं पे आया जे ए कॉस थीटा, क्या आया? जे ए कॉस थीटा। तो ये जे ए कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? फटाफट बोलो तुम लोग, फटाफट बोलो तुम लोग। सर ये हम लिख सकते हैं जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और ये हो चुका है करेंट। तो अब यहां से एक चीज मैं तुम्हें बताने वाला हूं, ये करेंट कैसा क्वांटिटी है? करेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है या कुछ और है? तो एक्चुअल में करंट जो है, अगर तुम्हें तीसरा ऑप्शन ही ना दे कोई, तब तो तुम बोलोगे करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन करंट एक्चुअल में एक टेंसर क्वांटिटी है। ये क्या बोल रहे हो सर? हाँ, इसीलिए यहां पे ये करंट के पास दो चीज है बेटा। अब सुनना बात को, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कुछ कॉन्सेप्ट, इसके पीछे का कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, तब जे को और फील कर पाओगे। जरा देखो, जरा देखो इधर, ध्यान से एकदम ध्यान केंद्रित करो। अब कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, थोड़ा सा देखो कॉन्सेप्ट क्या है। जरा देखो, ये जो करंट मैंने तुम्हें बताया, करंट यह कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, या कुछ और है? तो आंसर कुछ और है। ये क्या है? टेंसर क्वांटिटी है। क्या है? टेंसर क्वांटिटी है। क्यों ऐसा सर? लिखता हूं अभी टेंसर क्वांटिटी, लेकिन सबसे पहले समझो। सपोज करो यहां से कोई करंट आया, मैंने बोला 10 एम्पियर का करंट गया, मैंने बोला 10 एम्पियर का करंट गया, और यहां से ये करंट चला गया इधर, मान लो इधर गया 2 एम्पियर का, और ये एंगल कितना है? 30 डिग्री का, 30 डिग्री का है ना, ये एंगल 30 डिग्री का है। मैंने पूछा बताओ बेटा यहां कितना करंट गया, तो क्या आंसर बताओगे जरा बताना? ये एंगल 30 डिग्री का है। ऑल्सो फर्स्ट केस मैंने ऐसा बोला, सेकेंड केस बताओ। सेकेंड केस, यहां से गया 10 एम्पियर का करंट, ओके, ये है कितना? ये है 2 एम्पियर का, और ये कितना डिग्री का एंगल है? अब मान लो 60 डिग्री का एंगल है। अब मैंने पूछा बताओ इधर कितना करंट। दो क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन का बात करता हूं, तीसरा क्वेश्चन का बात करता हूं। इधर से आया 10 एम्पियर का करंट, इधर से आया 2 एम्पियर का करंट, पहले उधर जा रहा था, और ये एंगल है 30 डिग्री का। बताओ ये वाला करंट कितना? इस आम में करंट कितना? बताना तुम मुझे, बताना बताना बताना। अब ये क्वेश्चन का आंसर तुम लोग मुझे दे रहे होगे, फटाफट दे रहे होगे। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि तुम यहां पे बोल रहे होगे सर 10 इधर से आया, 2 इधर गया, तो इधर कितना बचा? कितना बचा भाई साहब? सर इधर 10 और इधर 2, तो इधर कितना बचा? 8 एम्पियर। क्या ये एंगल पे डिपेंड किया? नहीं सर, नहीं किया। क्या ये 10 गया 2 इधर, तो ये एंगल 60 डिग्री हो या एंगल 30 डिग्री हो? सर 10 आया तो 2 इधर गया, 8 इधर गया। ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है जानते हो? ये चार्ज कंजर्वेशन पे डिपेंड कर रहा है। ये किस पे? चार्ज कंजर्वेशन पे। अगर तुम बोलो कि Q1 चार्ज इधर से गया और Q1 इधर से आया और Q2 इधर गया और Q3 इधर गया, तो तुम बोलोगे तुरंत से कि चार्ज इस जंक्शन पे कंजर्व रहेगा। तो ये जो Q1 गया वो क्या लिखोगे? Q2 प्लस Q3। क्या लिखोगे? Q2 प्लस Q3। और इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं, क्या करूं? डिफ्रेंशिएट, तो हमारे बच्चों तुम बोलोगे कि सर ये हो जाएगा dq बाई डी टी, dq1 बाई डी टी, ये हो जाएगा सर dq2 बाई डी टी, यस, और ये हो जाएगा dq3 बाई डी टी। सर हम बोलेंगे कि ये जो करंट आया I मान लो 1, ये गया मान लो I2, ये गया मान लो I3, तो ये I3 का वैल्यू तुम खुद बता दोगे। यानी कि I1
जो होगा वो I2 प्लस I3 के बराबर होगा। इसमें तुमने 2ab cos थीटा नहीं लिखा है भाई, इसमें तुमने 2ab cos थीटा नहीं लिखा है। मतलब ये कैसा क्वांटिटी है, ये कैसा क्वांटिटी है बेटा, कैसा क्वांटिटी है, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो बेटा कैसा क्वांटिटी है। ये स्केलर क्वांटिटी की तरह है, लेकिन क्या इसमें मैग्नीट्यूड है? हाँ सर, 8 एम्पियर, 2 एम्पियर, 10 एम्पियर ये मैग्नीट्यूड है। क्या इसका डायरेक्शन रोल पे कर रहा है? यस। अगर एंगल 30 था और 10 इधर था, 2 इधर से आया, तो इधर जा रहा है 12 एम्पियर। ऐसा तुम सबने बोला, मैं चैट देख पा रहा हूं। 12 एम्पियर इधर जाएगा सर। एंगल 30 हो 60 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डायरेक्शन चेंज करने से वैल्यू चेंज हो रहा है, मतलब डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। हाँ, मैग्नीट्यूड है, हाँ, मतलब करंट हैज मैग्नीट्यूड। अच्छा, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, हाँ, और इसके पास डायरेक्शन भी है, हाँ, इसके बावजूद भी ये एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ऐसे क्वांटिटी को हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी बेटा। क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटी। लेकिन यदि ऑप्शन में टेंसर ऑप्शन ना हो तो हम इसे स्केलर भी बोलेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि ये 10 में 10 आया तो 2 और 8 गया, मतलब सिंपली अलजेब्रिक एडिशन भी हो रहा है। क्या हो रहा है? अलजेब्रिक एडिशन भी हो रहा है। क्या हो रहा है? अलजेब्रिक एडिशन भी हो रहा है। यानी कि अलजेब्रिक एडिशन तो हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होने के बाद तो हमने सीखा था क्वांटिटी वेक्टर होता है। नहीं 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 नहीं, उसे एक और चीज फॉलो करना चाहिए, और वो चीज क्या होता है बेटा? उस चीज को बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये इसे फॉलो नहीं कर रहा है ना? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने सीधा क्या किया? 10 और 2 12 कर दिया, सीधा ऐड कर दिया। हमने इसमें ये नहीं किया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ऐसा कुछ भी नहीं किया हमने रूट ओवर। तो ये करते तब जब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता, दो चीज का रिजल्टेंट ऐसे ही निकलता है। यस सर, तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है ना? ये क्या करता है? डजंट फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सो इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। क्या है ये? TNSOR लिखा है मैंने, है ना? क्या है ये? टेंसर क्वांटिटी। लेकिन अगर ऑप्शन में टेंसर ना हो तो तुम सीधा क्या बोलोगे? तुम बोलोगे ये कैसा है? स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन बेस्ट बात क्या है कि ये क्या है? टेंसर है। लेकिन अगर तुम्हारे ऑप्शन में स्केलर और वेक्टर हो, टेंसर हो ही ना, तब तुम स्केलर बोलोगे। आई होप एकदम समझ में आ गया है, कोई लैगिंग नहीं चल रही है, एकदम मजा ही आ गया है बच्चों को। यस सर, बहुत बढ़िया, लैगिंग नहीं हो रही है। नो लैगिंग फ्रॉम माय साइड, लैगिंग मेरे साइड से नहीं हो रहा है बेटा, एकदम मस्त चल रहा है, एकदम मस्त चल रहा है, नो लैगिंग। Oh, why doesn't follow? एक बच्चा बोलता है ये फॉलो क्यों नहीं करता? अगर ये फॉलो करेगा, अगर ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो करेगा तो बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स वायलेट हो जाएगा, कॉल्ड चार्ज कंजर्वेशन। ये चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल फ्लॉप हो जाएगा। देख पा रहे हो यहां पे? चार्ज कंजर्वेशन ही फ्लॉप हो जाएगा, और ये तो नेचर का बेसिक प्रिंसिपल है। चार्ज ऑफ दिस यूनिवर्स इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो चार्ज कंजर्वेशन फ्लॉप नहीं होना चाहिए एनी हाउ, लेकिन ये चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करेगा ही करेगा। और अगर वेक्टर हुआ तो ये तो चार बेसिक लॉ को वायलेट कर जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। इस दुनिया में जो बेसिक प्रिंसिपल हैं, चार, मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन, ये कभी भी फ्लॉप नहीं हो सकता एट एनी सिचुएशन। गॉट इट? यस। तो अब हमें समझ में आ गया सर कि यहां पे दो चीज है। अगर क्वेश्चन वाला पूछेगा टेंसर क्वांटिटी, अच्छा टेंसर क्वांटिटी का डिटेलिंग क्या है सर? टेंसर क्वांटिटी हमें नहीं आया समझ में, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं। देखो, टेंसर क्वांटिटी को समझने के लिए, जैसे वेक्टर को समझने के लिए तुमने एक वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा है,
वैसे ही हायर मैथमेटिक्स में एक मैथमेटिक्स होता है कॉल्ड टेंसर अलजेब्रा, तो उसका पूरा मैकेनिज्म अलग होता है, कहानी अलग होता है, राइट। लेकिन कुछ ऐसे क्वांटिटीज हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। देख रहे हो, डायरेक्शन से मैटर करता है ये, इधर गया तो 8 हो गया, इधर गया तो 12 हो गया, है ना। लेकिन और मैग्नीट्यूड भी है 2, 8, 10, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों है। लेकिन ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। ऐसे क्वांटिटी को हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। हमारे लेवल में ये डेफिनेशन हम समझेंगे। गॉट इट। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी कैसा है? करंट एक टेंसर क्वांटिटी है, लेकिन अगर ऑप्शन में टेंसर ना रहे, स्केलर रहे और वेक्टर रहे, तो आप लोग क्या बोलोगे? उसको स्केलर क्वांटिटी बोलोगे। तो आई होप हर एक बच्चा को अब कोई भी दिक्कत नहीं रहा होगा। स्केलर कैसे सर? क्योंकि आपने यहां पे देख लिया है कि सिंपल एडिशन हो रहा है। 10 इधर से आया बेटे, है ना, और 2 इधर गया तो 8 इधर गया, तो सिंपल एडिशन ही तो कर रहे हो। स्केलर यही तो होता है, सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन। सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन को हम स्केलर क्वांटिटी बोल सकते हैं। ओके सर, बिल्कुल कोई टेंशन, कोई दिक्कत नहीं, मस्त मजा आ गया, क्रिस्टल क्लियर हो चुका है, बहुत ही बढ़िया। लाइक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यस, एक बच्चे ने बोला, थैंक यू। चलिए, बहुत सुंदर, बढ़िया बात है। अब देखो ध्यान से, हमने देखा कि करंट में डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, तो कुछ ऐसा चीज हम डिफाइन करें जो थोड़ा सा फील भी दे करंट के डायरेक्शन का। लेकिन करंट तो वेक्टर क्वांटिटी था नहीं, तो जन्म लिया एक चीज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ये जो करंट डेंसिटी हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ना बेटा, इसके पीछे का मैकेनिज्म ही यही था। हम एक्चुअल में एक ऐसा चीज डिफाइन करना चाह रहे हैं जो वेक्टर के टर्म में हो, तो हमने डिफाइन किया एक ऐसा चीज कॉल्ड करंट डेंसिटी, जो रियल में एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इस करंट डेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट डेंसिटी का डायरेक्शन किधर है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये जे जो है वो क्या है? करंट डेंसिटी है। क्या है ये? करंट डेंसिटी। और इसका डायरेक्शन किधर होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसका डायरेक्शन किधर होता है? तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अरे वाह सर, अब हमें फील आया कि एक्चुअल में करंट डेंसिटी डिफाइन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। हम चाह रहे हैं कि डायरेक्शन से कोई चीज को रिलेट कर पाए, गॉट इट ना। लेकिन करंट ऐसा मिला ही नहीं हमें कि उसके पास वेक्टर रोल हो, तो हमने डिफाइन कर दिया एक चीज कॉल्ड जे। और हमने देखा कि करंट जो है वो जे डॉट ए है, ए एरिया वेक्टर है। हमने देखा है जे क्या है? करंट डेंसिटी है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, और इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब आई होप आप लोगों में से हर एक बच्चा इस चीज को फील करा होगा कि करंट डेंसिटी जे जो होता है वो करंट पर यूनिट एरिया होता है, करंट पर यूनिट एरिया होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? ये एरिया कैसा होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए। करंट डेंसिटी कैसा है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको समझाने के लिए मैंने क्या किया? मैंने यहां पे एंगल वाले टर्म्स को समझाना शुरू किया। फिर यहां से मैंने समझा दिया कि करंट एक्चुअल में जे डॉट ए है, जे डॉट ए है, और ये जे करंट डेंसिटी है, इसका डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में ही है। और इसका फील कहां से आया? करंट के कॉन्सेप्ट को समझते हुए आया कि यहां तो करंट जो है वो चार्ज कंजर्वेशन को फ्लॉप नहीं कर सकता, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और यहां पे सर हमने देखा कि ये इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता। ऐसे क्वांटिटी को हम टेंसर भी बोलते हैं। तो हमने सारा कुछ समझ लिया है। तो आई होप हर एक बच्चा को मस्त मजा आया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तुम में से हर एक बच्चा करने को तैयार है। जल्दी से बताओ बेटा। ये एक सिलेंडर है। क्या है? ये सिलेंडर है। इसका रेडियस क्या है? आर है। इसका रेडियस क्या है? आर है। और ये है मटेरियल, इसमें ये है मटेरियल, इसमें करंट आई फ्लो कर। इसमें क्या है? करंट डेंसिटी जे है। क्या है? करंट डेंसिटी जे। जे क्या है? कांस्टेंट करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, कांस्टेंट करंट डेंसिटी है जे। बताओ इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? फाइंड द करंट। फाइंड द
करंट। सर क्या क्वेश्चन पूछा है आपने, एकदम सड़ा हुआ क्वेश्चन है सर। आपने पूछा है करंट सर, अभी आपने बताया था ये होता है जे डॉट ए। बहुत अच्छा, इसका एरिया वेक्टर किधर है, इधर ही है। हाँ, और करंट का डायरेक्शन इधर ही होगा, करंट के डायरेक्शन में है। तो जे और ए के बीच का एंगल कितना, एंगल कितना, एंगल कितना सर, 0 डिग्री। दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एरिया वेक्टर का एंगल कितना, 0 डिग्री। तो क्या लिखोगे बेटा, सर हम लिखेंगे जे ए का वैल्यू कितना, ये सर एक सर्कुलर रीजन है, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो क्या लिखोगे, जे इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 0। कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। तो आंसर क्या हो गया, जे इंटू पाई आर स्क्वायर। सर इतना सड़ा हुआ क्वेश्चन आपने करवाया है। करंट होता है I इज इक्वल टू जे इंटू पाई आर स्क्वायर। बोलो एकदम समझ में आ गया। यस सर, तो हमें करंट डेंसिटी बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। अगर ऐसा हर एक बच्चा इस क्लास का बोल रहा है तो फटाफट बता दो यस सर एकदम बढ़िया समझ में आ गया, मस्त मजा आ गया, कोई दिक्कत कोई टेंशन की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो हम आगे बढ़ेंगे। तो अब तुम यूनिट भी देख सकते हो तुरंत से, है ना। इसका यूनिट देखो सर, करंट पर यूनिट एरिया ही तो है, तो यूनिट क्या होगा वो भी लिख सकते हो आप। करंट क्या हो गया, एम्पियर, एरिया क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या होगा मेरे दोस्त, सर यूनिट हो जाएगा करंट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया बात है सर, एकदम बढ़िया, मस्त मजा आया, मजा ही मजा है जीवन का। सब कुछ हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने सीखा है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया भाई साहब। बहुत अच्छा, धन्यवाद। डायमंड क्लियर, मस्त मजा आयो। अरे कैसा भी ले लो यार, ऐसे ही क्वेश्चन बताया। अब कोई बच्चा बोल रहा है वाई सिलेंडर, अरे भाई क्वेश्चन है, कैसा भी ले लो, क्वेश्चन है यार। सिलेंडर नहीं लेना है मत लो, कुछ और ले लो। ये तो तरीका है क्वेश्चन निकालने का ना यार। सिलिंड्रिकल ही कंडक्टर में करंट फ्लो कराते हैं ना, ऐसे ही एक छोटा सा क्वेश्चन लिख दिया तुम्हें फील दिलाने के लिए आई डॉट ए का। क्यों परेशान हो रहे हो। यस सर एकदम बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो अब अगला बात करते हैं बेटा। अगला बात के लिए तैयार हो। यस, अब देखो ध्यान पूर्वक। अब अगला चीज, इधर चैट को कर दो बंद और मजा लो जीवन का। अब मैं तुम्हें एक चीज पढ़ाना चाहता हूं। अब मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया डिटेलिंग करना चाहता हूं। अब ध्यान से देखो, बहुत सारा चीज समझेंगे, ठीक है। तो देखो इधर जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर की बात करते हैं। थोड़ा सा देखना, इसमें कॉन्सेप्ट है, काफी कॉन्सेप्ट है। तो एकदम रेडी हो जाओ, चैट को 0 कर दो और एकदम बहुत अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। देखो देखो इधर, ठीक। यस सर, तो इलेक्ट्रिक करंट इन, ये क्या हो गया, ब्लैक, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर हमारा हेडिंग है सर, है ना। इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर, चला सा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। जरा देखो, सपोज करो मेरे पास एक कंडक्टर है, सपोज करो कि मेरे पास एक कंडक्टर है। ओके, बहुत बढ़िया बात है, ठीक। अब ध्यान से देखना, ये एक कंडक्टर है जिसका कुछ लेंथ है, मान लेते हैं L। ओके, बहुत बढ़िया बात है सर। और इसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया है A, मान लेते हैं A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, L इज द लेंथ। डन है। कंडक्टर है तो इसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तुम समझ सकते हो, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्टर में, होंगे ना।
बिल्कुल होंगे सर। कैसे पता तुम्हें? अरे कंडक्टर होगा तो एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर यही सब तो होगा ना यार। तो उसका तुम एटॉमिक नंबर जानते हो, है ना, उसके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास जानते हो, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, मास इन ग्राम बाय मोलर मास, है ना। और एक मोल में कितने होते हैं एटॉम्स? 6.023 इंटू 10 का पावर 23। 10 का पावर 23 समझ पा रहे हो तुम? एक मोल कितना सा होगा? इतना सा मटेरियल होगा, इतना सा मटेरियल में मान लो अगर कॉपर लो या एल्युमिनियम लो, तो इतना सा मटेरियल में उसके कितने ज्यादा एटॉम्स होंगे वो समझो। सोचो सोचो क्या होगा। नंबर ऑफ मोल्स डिफाइन कर दिया मैंने, मास इन ग्राम बाय मोलर मास, है ना। यस, तो एक छोटा सा इतना सा छोटकी सा अगर तुम मटेरियल लोगे तो वो एक मोल के बराबर हो जाएगा सर। और एक मोल में 6.023 इंटू 10 का पावर 23 एटॉम्स हैं, सोचो। और कोई भी एल्यूमिनियम लो, कॉपर लो, इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसको एक एटॉम में होंगे, उसको मल्टीप्लाई करो उससे, तो भाई साहब 10 का पावर 23 इंटू कितना खतरनाक इलेक्ट्रॉन होगा, क्या तुम फील कर पा रहे हो? लेकिन मान लेते हैं कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतने नहीं होंगे। मान लेते हैं एक कोई एटॉम है ना, तो उसके वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होगा। वैलेंस बैंड के बाद एक और चीज आता है, तुम्हें नहीं पता उसका, वो होता है कंडक्शन बैंड। एक्चुअल में वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बेटा, वो कंडक्शन बैंड में होता है, तभी वो फ्लो कर रहा होता है। गॉट इट? कंडक्शन बैंड का कॉन्सेप्ट अलग है, पूरा डिटेल में बताऊंगा, अभी जरूरत नहीं है, बताऊंगा। सेमीकंडक्टर जब चलता है वहां पे कंडक्शन बैंड को फील करा दूंगा मैं, टेंशन मत लो, इधर आ जाओ पहले। अब क्या बता रहा हूं मैं कि कंडक्टर में मान लो एक एटॉम है, एक, उसमें मान लो एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो भी एक इतनी सा एटॉम में 10 का पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे। तो वो क्या कर रहा होगा भाई? रूम टेम्परेचर में वो रेंडम मोशन कर रहा होगा भाई। क्या कर रहा होगा? रेंडम मोशन कर रहा होगा, पूरा का पूरा इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से उधर, पूरा का पूरा रेंडम मोशन कर रहा होगा, है ना। यस सर, एकदम रेंडम मोशन कर रहे होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स रूम टेम्परेचर में। अब बताओ कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर में, वो तो एकदम पागल की तरह नाच रहा होगा ना यार, यहाँ पे नाच रहा होगा ना। हाँ, जैसे कोई भी चीज अगर तुम देखते हो, तो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल रेंडम मोशन कर रहा होगा, नाच रहा होगा इधर से उधर, इधर से उधर। उसके चलते कितना करंट होगा वो बताओ मुझे, कितना करंट होगा बताओ, कितना करंट होगा रेंडम मोशन के चलते? सर रेंडम मोशन का मतलब कि मान लीजिए ये एक कोई क्रॉस सेक्शन है, मान लीजिए ये एक कोई क्रॉस सेक्शन है, अच्छा, और यहां पे इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का। यहां पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो इधर से, यहां से चला, मान लो यहां से चला, रेंडम ढेर सारे हैं, ढेर सारे। तो ये क्या करेगा? ये इधर चलेगा, 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 इधर चलेगा। तो हम मानते हैं कि नेट इसका कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है रेंडम मोशन के चलते। समझना बात को, हम मानते हैं इसका कोई नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है रेंडम मोशन के चलते। क्यों? क्योंकि इस क्रॉस सेक्शन की जब तुम बात करो तो हम मानते हैं जितना इधर फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां आया, उतना ही यहां से यहां भी आ गया होगा। इसमें कौन सा बड़ा बात है सर? क्योंकि ये तो रेंडम मूव कर रहा है और इतने ज्यादा है भाई, मिलियंस एंड बिलियंस है, तो एकदम रेंडम मूव कर रहा है, किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, किधर जा रहा है। तो नेट इस क्रॉस सेक्शन से कितना इधर गया है, कितना इधर गया, तुम बता पाओगे क्या? हम तो बोलेंगे कि सर लगभग जितना इधर गया उतना इधर गया, क्योंकि ये तो रेंडम मोशन है। इसीलिए किसी भी कंडक्टर में इसके थर्मल एजिटेशन की वजह से, थर्मल एजिटेशन का मतलब रूम टेम्परेचर पे कुछ हीट वीट मिलता है, जिसके चलते उसे ताकत मिल जाता है। ताकत मिलने से एनर्जी, पूरा ये नाच रहा होता है ना। तो हम बोलते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कोई भी चार्ज का नेट फ्लो नहीं हुआ होगा। इसीलिए तुम्हारे घर में कोई कंडक्टिंग मटेरियल होगा, जैसे सपोज करो कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल, जनरली मान लो तुम डोर को बंद करते हो तो डोर के पास एक ये देखो, यहाँ पे भी एक कंडक्टिंग मटेरियल है मेरे पास। तुम लोग देख तो नहीं पा रहे हो, लेकिन कैमरा को नीचे करना पड़ेगा। यहाँ पे एक मेटल है, मेटल। अब इसको मैं छू रहा हूं, एक तार लगा दूंगा यहां से, तो क्या बल्ब जलने लगेगा? नहीं सर। लेकिन ये मेटल का है, पूरा का पूरा एल्यूमिनियम है, तो क्या होगा? रेंडम मोशन कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स,
लेकिन क्या करंट फ्लो हो रहा है? नहीं सर। तो क्या इसमें रैंडम मोशन के चलते कोई चार्ज का नेट फ्लो होगा? नो सर, नो। तो हम क्या मानते हैं यहां पे कि जब कोई कंडक्टर को इस तरीके से हम देख रहे होते हैं तो हम रैंडम मोशन के चलते जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, मान लो यहां पे कोई मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन वो ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, हम मानते हैं कि वो वहीं पे आ गया और इसका नेट डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। तो नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो इसके अंदर जो करंट है उसका एवरेज वेलोसिटी कितना है? अगर मैं पूछूं तुमसे तो क्या बोलोगे? एवरेज वेलोसिटी जो होता है सर वो होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। तो टाइम टेकन तो बहुत ज्यादा है सर, लेकिन जहां से चला हम मान रहे हैं वो वहीं पे आ गया है, हम मान रहे हैं वो वहीं पे आ गया। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। तो इसीलिए हम बोलते हैं क्या कि इसके जो नेट वेलोसिटी है, एवरेज, जो एवरेज वेलोसिटी है इसका, जो रैंडम मोशन कर रहा था, एवरेज को ऐसे डिनोट करते हैं, इसका एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू कितना है? 0। जबकि स्पीड क्या होगा? स्पीड तो होगा कुछ। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। देखो डिस्टेंस कुछ होगा सर, यानी कि स्पीड जो है वो कुछ होगा सर, अच्छा खासा स्पीड होता है इसका। पता है कितना होता है? 10 का पावर 3, 10 का पावर 4 मीटर पर सेकंड के रेंज में, बहुत ज्यादा होता है। 10 का पावर 4 मीटर पर सेकंड, समझ रहे हो ना? बहुत हाई स्पीड से रैंडम मोशन कर रहा होता है। लेकिन हम क्या बोलते हैं कि कंडक्टर में कोई नेट चार्ज का फ्लो नहीं होता, इसलिए नेट करंट का फ्लो नहीं होता जब हमने कोई भी एक्सटर्नल बैटरी या वोल्टेज नहीं लगाया है तब। तो स्पीड क्या हो गया बेटा? नॉट इक्वल टू 0। आई होप हर एक बच्चा को ये चीज पूरा समझ में आ गया है, हर एक बच्चा को यह चीज पूरा समझ में आ गया मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों और बच्चियों को कि सर इसमें जो नेट होगा वो 0 होगा अगर हमने कोई भी नहीं लगाया। क्या नहीं लगाया? क्या नहीं लगाया? बैटरी या पोटेंशियल डिफरेंस। अब आया समझ में सर कि किसी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन रहने के बावजूद भी करंट फ्लो क्यों नहीं करता? क्योंकि किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से नेट डिस्प्लेसमेंट उसका हम 0 मान लेते हैं। अब हमने क्या किया जरा देखना। अब हमने इसी कंडक्टर में, जरा देखना एकदम ध्यान से बेटा, एकदम मजा आ जाएगा। अब हमने क्या किया? अब हमने बैटरी का कनेक्शन करवाया। अब देखो, अब वही कंडक्टर लिया, ओके सर, वही कंडक्टर लिया, ओके सर, मजा आया, मजा भी आया, बहुत बढ़िया। अब हमने इसके क्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, इसके क्रॉस एक बैटरी कनेक्ट किया बेटा। जरा ध्यान देना, मजा आएगा, खतरनाक वाला मजा आने वाला है। इसको थोड़ा सीधा बना लो। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये एक बैटरी कनेक्ट किया 20 वोल्ट का, ठीक, ये 20 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट किया, ये कंडक्टर। अब देखना क्या होगा, कितना मजेदार कहानी होगा। ये 20 वोल्ट का बैटरी है, ये पॉजिटिव है निगेटिव है, पॉजिटिव है निगेटिव है, यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा। हाँ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा? तो ये दूरी मान लो है L, तो तुम्हें पता है कि dv, ये जो है v पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के क्रॉस है, इतना इसका दूरी L है, तो इसमें एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा, किसके बराबर? v/L के बराबर। ये चीज आपको पहले से पता है, v इज इक्वल टू E इंटू L, है ना। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस वाला केस के अकॉर्डिंग तुम्हें पता है कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा E इंटू L के बराबर हो जाता है। तो इसके अंदर जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा वो E इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो v/L के बराबर होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ध्यान से सुनना, अब मैं एक चीज डिफाइन करता हूं कि इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब रिस्पॉन्स भी करते रहना, धीरे 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 धीरे, बात मत करना अपने में, इधर इधर देखो, है इधर लड़ाई मत करो, है ना, इधर लड़ाई मत करो, चैट में लड़ाई मत करो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, बोलने दो जिसको थोड़ा मोड़ा बोलना है। अब कितने को हम रिमूव कर पाएंगे, है ना। मुझे पता है कि मेरे पास भरमार बच्चा है पढ़ने वाले, और क्योंकि जब मैं बोलता हूं तब तुम लोग आ जाते हो एक्शन में। तो छोड़ो यार, इनको छोड़ो, इनको तो कुछ समझ ही रहे हो यार, इनको तो डॉक्टर बनना होता है, उनको डॉक्टर बनना होता तो वो चुपचाप मेरी बात पे ध्यान रहे होते।
सर इतना माइक्रोस्कोपिक लेवल समझा रहे हैं, समझ रहे हो ना। कंडक्टर को खोल दिया है सर ने, सर इलेक्ट्रॉन का फील्ड दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे कोई बच्चा कुछ और कर रहा है। तो समझ ही रहे हो कहानी यार। अब देखो ये लोग अगर ऐसे नहीं करेंगे अभी तो तुम्हारे पास इलाज कराने कौन आएंगे, तुम खुद सोचो, है ना यार। कुछ लोग ऐसे अगर नहीं करेंगे, ड्यूरिंग द क्लास चैट नहीं करेंगे तो तुम्हारे पास कौन आएगा इलाज कराने, तुम खुद सोचो। सारे बन जाएंगे डॉक्टर, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। तो चैट अभी कौन कर रहा होगा? जिसे डॉक्टर नहीं बनना होगा भाई साहब। तो ध्यान से देखेंगे बेटा, सिंपल सा बात है, जब डॉक्टर सारे बन जाएंगे तो तुम्हारे पास इलाज कराने कौन आएंगे? तो थोड़ा करने दो उन लोगों को जो कर रहा है बेटा, ध्यान इधर केंद्रित करना है। इधर इधर इधर, थोड़ा पानी पी लेने दे अब मुझे। है ना? यस, एकदम सही बोल रहे हो तुम लोग भी, मस्त है ना। तो इधर जिसको डॉक्टर बनना है वो इधर है, इधर इधर पूरा ध्यान इधर है उनका। अब सर आपने V वोल्टेज लगाया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड V/L हो गया सर, है ना। यस, बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या है इसमें बताओ, क्या क्या दिख रहा है तुम्हें? अभी मैंने कंडक्टर को खोल के दिखाया तुम्हें, क्या है इसके अंदर? जल्दी बता दो क्या है, जल्दी बताओ क्या है इसके अंदर? सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है इसके अंदर? अरे ऐसा मत बोलो यार, मैं किसी की बेइज्जती हो जाती। बच्चों का क्या बेइज्जती यार? तो बेइज्जती उसका होगा जिसका कोई इज्जत होगा ना। बच्चों का कोई इज्जत है तो उसकी बेइज्जती भी बिल्कुल नहीं हो सकती यार। बेइज्जती तो उसका होगा जिसका कोई इज्जत है। बच्चों का क्या इज्जत यार, वो बच्चे हैं, अभी इज्जत कमाना है उनको। वो मेहनत करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, पेशेंट का इलाज कराएंगे, फिर वो आके एक दिन बोलेगा सर आपने बहुत अच्छा इलाज किया था, हमारा बच्चा ठीक हो गया। तब इज्जत कमाना होता है यार, ऐसे थोड़ी इज्जत। छोटे मोटे बच्चों का क्या इज्जत होगा क्या? नहीं सर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दिख रहा है तुमको? हाँ सर, अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने होंगे? बहुत ज्यादा या थोड़ा मोड़ा? तुम मुझे बताओ कितने होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन? बहुत ज्यादा या थोड़ा मोड़ा? जल्दी बताओ, बहुत ज्यादा या थोड़ा मोड़ा? कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई साहब? हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे कितने? बहुत भर भर के होंगे, थोड़ा मोड़ा? मिलियंस एंड बिलियंस होंगे सर। क्या बात कर रहे हो? भर भर के होगा सर, एकदम मस्त तरीके से वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। यस। तो अब मैं इसी चीज को डिफाइन करने के लिए एक छोटा टर्म निकालता हूं। क्या? एन। मैंने एक चीज डिफाइन किया, एन क्या है? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। इसको चार्ज कैरियर बोलते हैं। सुनना एक चीज बेटा, एक चीज होता है चार्ज कैरियर, एक चीज होता है चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर क्या होता है जानते हो? जिसके चलते करंट फ्लो कर रहा होता है। तो जनरली हम मानते हैं कि ये एक साइन कन्वेंशन है कि इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर में जैसे ही बैटरी लगाया ना, तो ये बैटरी क्या करता है तुम्हें पता ही है। बैटरी क्या है? बैटरी इज अ सोर्स ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रॉन? बैटरी या सोर्स ऑफ चार्ज या एनर्जी या कुछ और? जल्दी बताओ, बैटरी इज अ सोर्स ऑफ चार्ज या एनर्जी? बैटरी इज अ सोर्स ऑफ चार्ज या एनर्जी? बहुत ज्यादा होगा सर, एकदम बढ़िया बात है, बहुत ही ज्यादा होगा, है ना। इंडिया का पॉपुलेशन से भी ज्यादा होगा, एक बोल रहा है, बहुत अच्छा। तो बैटरी क्या है? बैटरी इसी कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए हो सर आप इधर, तो इसके ऊपर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसके ऊपर फोर्स लगा देगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में, तो ये खींच लेगा। ये बैटरी क्या कर रहा है पता है तुम लोगों को? पता है इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है? खींच रहा है। अच्छा, खींच रहा है। अच्छा, तो ये क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे, ये जो बैटरी लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स इधर लगेगा, हाँ, इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर होगा, इसीलिए तुम बोलते हो करंट इधर जाएगा। तो जनरली हम क्या बोलते हैं? करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट में मूव करता है, तो हम क्या बोलते हैं? इसके अंदर एक करंट आ गया है, इसके अंदर एक करंट आ गया। उस चीज को थोड़ा फील करवाऊंगा, अभी टेंशन मत लो, लेकिन बस इतना सा अभी बताने की कोशिश कर रहा हूं कि करंट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज हम बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो किया है ना। इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहा है बेटा? ऐसे। तो हम क्या बोलते हैं? इसके कोरस्पॉन्डिंग जो पॉजिटिव चार्ज है E+, वो इधर फॉलो कर रहा है, ऑल्दो E+ फॉलो नहीं करता,
ई प्लस जो होता है वो इस जो बैटरी के अकॉर्डिंग जो फोर्स लगा उसके अकॉर्डिंग नहीं फ्लो करता है, वो तो एक पॉजिटिव आयंस है, वो हैवी होता है। लेकिन ऐसे बोलते बोलते हम कन्वेंशनली बोल देते हैं कि डायरेक्ट चार्ज कैरियर क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, प्लस ई वाला चीज जो कि पॉजिटिव ही है और माइनस ई दोनों हो सकता है। लेकिन फ्लो एक्चुअल में कौन करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही करते हैं। क्या करता है, फ्लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो करता है, यही बात ध्यान रखना। लेकिन एक साइन कन्वेंशन भी ध्यान रखना, हमारे पास चार्ज कैरियर दोनों है ना, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों, इसको पॉजिट्रॉन भी बोल सकते हो तुम, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों है, राइट। लेकिन फ्री कौन कौन फ्रीली मूव करता है, इलेक्ट्रॉन। तो एक्चुअल में हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो हम एक चीज यहां से सीख लिए हैं, क्या सीख लिए हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज opposite to the flow of electron और in the same direction of the positron। ये भी समझ में आ गया। तो हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है इधर तो करंट फ्लो करेगा इधर, और जिधर करंट फ्लो कर रहा है उधर ही पॉजिट्रॉन फ्लो कर रहा है। मान लो करंट इधर फ्लो कर रहा है तो हम बोलेंगे क्या कि ई प्लस नाम का चीज भी इधर ही फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, समझ में आ गया, करंट इधर फ्लो कर रहा है तो ई प्लस इधर फ्लो कर रहा है। लेकिन इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है किधर, इधर, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट में करंट फ्लो कर रहा है। तो ये भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। ये चीज समझा दिया थोड़ा सा मैं। अब आना जरा सा, आना इधर आना जरा सा, पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है, जरा ध्यान देंगे। यस, तो जैसे ही सर आपको यहां पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, आपने डिफाइन किया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। देखना बहुत बढ़िया बढ़िया चीज सब अभी आने वाला है। अगर मैं बोलूं कि ये जो बैटरी लगाया बी, इसके चलते मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या इसमें करंट अब आया, क्या इसमें करंट अब आया। पहले तो हमने देखा है कि बिना बैटरी का इसमें नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है और इसमें नेट करंट जो है वो भी क्या है, 0 है। आई क्या है, 0 है। रैंडम मोशन के चलते कोई करंट नहीं आया है। अब मैंने बैटरी लगाया, ड्रिफ्ट यहां पे वेलोसिटी भी 0 है ना, और करंट भी 0 है। अगर हमने कंडक्टर में बैटरी नहीं लगाया तो हमने देखा। अब जब हमने बैटरी लगाया तो हमने क्या देखा है कि एक पर्टिकुलर ये लो, ये एक क्रॉस सेक्शन ले लिया मैंने, हाँ बहुत बढ़िया बात है, ये एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लो सर आप, और एक छोटा सा और क्रॉस सेक्शन एरिया ले लो। देखना कितना सारा चीज अब सीखोगे तुम, देखना बेटा ध्यान से देखना। तो क्या मैं बोलूं कि अब जो ये पूरा का पूरा वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रैंडम मोशन कर रहा होगा, बहुत सारे मिलियंस, एकदम कंसंट्रेशन लेवल चाहिए। अब एकदम कंसंट्रेशन लेवल चाहिए। 2 मिनट के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिराइव हो जाएगा, 2 मिनट के अंदर करंट डेंसिटी का एक दूसरा चीज समझ में आ जाएगा, 2, 4, 5 मिनट के अंदर में एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ ओम्स लॉ सीख लेंगे। तो अब पूरा ध्यान चाहिए बेटा, 100% अटेंशन के साथ। यहां पे सब रेडी हो जाओ, इसलिए तब तक पानी पी लेता हूं, सब रेडी हो जाओ। सब रेडी हो, हाँ एकदम रेडी हैं। एक 2, 4, 5 मिनट के अंदर अभी खतरनाक चीज समझ में आने वाला है तुम्हें, है ना। देखो देखो इधर, इधर देखो, इधर देखो, है ना। अब यहां पे देखो, तो अब यहां पे सर आप ये बता रहे हो कि अगर मैंने यहां पे एक बैटरी लगाया तो एक ये क्रॉस सेक्शन है, एक ये क्रॉस सेक्शन है। अभी तक वो रैंडम मोशन कर रहा था कोई भी इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब हम क्या बोलते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो जरा सा एक इलेक्ट्रॉन को देखते हैं जो यहां पे है, एक इलेक्ट्रॉन को देखते हैं जो यहां पे है, ध्यान से सुनना। यस, यहां पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को देखो, क्या इलेक्ट्रॉन का कुछ मास है, हाँ। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ई अगर इसके ऊपर इधर लगाए तो इसके ऊपर एक फोर्स लग जाएगा, हाँ किधर, इधर, हाँ। कितना फोर्स लगेगा जरा वो बताओ। फोर्स ऑन दिस इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय ई, बहुत बढ़िया बात है। यस सर,
ई नाम का फोर्स लगेगा। क्या इसका इलेक्ट्रॉन का मास होता है? हाँ। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एक इलेक्ट्रॉन है जो रैंडम मोशन कर रहा था उसको कुछ एक्सेलरेशन मिल गया। यस, वो एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्केलर टर्म में मैं अभी लिखता हूं, टेंशन मत लेना। तो क्या मैं लिखूं? ई बाय एम नाम का फोर्स लगेगा। ई बाय एम नाम का एक्सेलरेशन होगा। बहुत अच्छा बात है। अब तुम सोचना, क्या ऐसे ही मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है? हाँ सर, हाँ सर। क्या ऐसे ही उन सारे मिलियंस ऑफ बिलियंस जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सब के ऊपर ये एक्सेलरेशन लगना शुरू हो गया है? हाँ सर। तो अब हम बोलते हैं कि क्योंकि अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स लगने लगा, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट लगने लगा, तो हम क्या बोलते हैं बेटा कि अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन था वो कुछ इस तरीके से होगा कि यहां पे इलेक्ट्रॉन ने रैंडम मोशन करना स्टार्ट किया, लेकिन अब वो यहां से तो शुरू किया था, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पास इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट अब थोड़ा सा हो जाएगा। नेट डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा हो जाएगा और अब इसका मोशन टुक 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 टुकाक ऐसा हो जाएगा। ये अब एक डिस्प्लेसमेंट को बताने की कोशिश कर रहा है। लेट इट बी एल। देखो ध्यानपूर्वक, पहले ये दूरी कितनी थी? 0 थी। जहां से शुरू किया वहीं पे था। जरा ध्यान दो, केंद्रित करो, इधर ध्यान केंद्रित करो बेटा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइक्रोस्कोपिक डिस्कशन है। देखो जरा सा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जहां से चला वहीं पे था। क्यों? क्योंकि कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं था। हाँ, क्यों? क्योंकि रैंडम मोशन के चलते जितना इधर गया उतना ही इधर गया। लेकिन अब कहानी कुछ और है। अब क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन लगा है इसके चलते रैंडम मोशन तो होगा यार, मिलियंस एंड बिलियंस से टकराएंगे, इधर उधर इधर उधर उधर। टक्कर होते होते भी उसका थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट सर हो जाएगा। और इस केस में इसका जो वेलोसिटी होगा एवरेज, वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। बोलो मजा आया? और इसी एवरेज वेलोसिटी को जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इसके अंदर करंट के फ्लो के लिए, इसी एवरेज वेलोसिटी को जो कि रिस्पॉन्सिबल है करंट के फ्लो के लिए, उसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? वो एक्चुअल में एवरेज वेलोसिटी है। क्या है वो? वी एवरेज है। क्या है वो? वी एवरेज। और इसी को हमने क्या नाम दिया? इसी एवरेज वेलोसिटी को हमने क्या नाम दिया है? यही है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो कि आया है। क्यों आया है? क्यों आया है? इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड के लगने के बाद। और वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कराने के लिए। तो अब ये रैंडम मोशन कर रहा होगा, मस्त नाच वाच रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये यहां से यहां खपाच ऐसे भी होगा। हाँ, ये बहुत छोटा सा है। मान लो ये क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, मान लो इतना कवर करने में इसको टाइम लगा, मान लो डेल्टा टी, तो यहां से यहां पे आ गया। ऐसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अरे भाई साहब बिल्कुल होगा सर। क्या हर एक इलेक्ट्रॉन बेटे इसी तरीके से इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करके डेल्टा टी टाइम में क्या यहां पे आ गया होगा? हाँ सर, बिल्कुल आ गया होगा। इस बात को हमें फील हो रहा है कि जिस तरीके से एक सिंगल इलेक्ट्रॉन में ये डिस्प्लेसमेंट कवर हो गया है जो कि इन दोनों क्रॉस सेक्शन को कवर किया है, ये उसी तरीके से मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इस क्रॉस सेक्शन के पास आया होगा तो वो सब भी कवर करके यहां पे आया होगा। अब अगर मैं बोलूं कि बताओ कि dt टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया होगा, तो तुम इजीली बोल सकते हो कि जो पहला नंबर वाला होगा वो यहां आया होगा, दूसरा नंबर वाला कहीं यहां होगा, तीसरा नंबर वाला कहीं यहां होगा, चौथा नंबर वाला कहीं यहां होगा, पांचवा नंबर वाला कहीं यहां होगा। यानी कि इस वॉल्यूम रीजन में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस वॉल्यूम रीजन में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे
उतना ही इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बाहर निकल गया होगा। क्यों? क्योंकि अब हर एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है, थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है, थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है, थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है। तो अगला आगे गया होगा तो पीछे वाला उसका जगह लिया होगा, उससे पीछे वाला उसका जगह लिया होगा, फिर अगला आगे गया होगा, उससे पीछे वाला उसका जगह लिया होगा, उससे पीछे वाला उसका जगह लिया होगा, उससे पीछे वाला उसका जगह लिया होगा, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से इस वॉल्यूम में जितने इलेक्ट्रॉन, जितने चार्ज कैरियर अभी दिख रहे होंगे, उतना ही इतने टाइम में बाहर निकल गया होगा। क्या यही बोलोगे तुम या नहीं? यस सर, बिल्कुल बोलेंगे। तो जितना इस वॉल्यूम रीजन में अभी है चार्ज, इसमें है, उतना ही इससे आगे निकला होगा। अच्छा, एकदम सही बोल रहे हो सर आप। क्यों? क्योंकि एक तभी आगे जाएगा जब इससे अगला भी आगे जाएगा, इससे अगला भी आगे जाएगा, इससे अगला भी आगे जाएगा, है ना यार। तो अब हमने देखा कि ये जो वेलोसिटी है, जो कि एवरेज वेलोसिटी है, ये क्या है बेटा? एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है। और ये एवरेज वेलोसिटी कैसे आया है? इलेक्ट्रिक फील्ड के देने के बाद आया है, और इसी को हमने बोला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी कि इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही ये इलेक्ट्रॉन, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ आया है। और ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे उस रैंडम मोशन से अब नहीं, अब हम मानते हैं कि एक नया एवरेज वेलोसिटी है कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर करके आ रहे हैं। मतलब अब ये क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। अब जब ये क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहा है तो अब इसके अंदर एक करंट भी आ जाएगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। यानी कि अब इस कंडक्टर में करंट आया क्योंकि चार्ज क्रॉस सेक्शन को क्रॉस किया। और मैंने तुम्हें यही डेफिनेशन कल बताया था। क्या बताया था? यही डेफिनेशन कल बताया था, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। सर क्या बात कर दी आपने, एकदम समझ में आया कि अगर कुछ dq चार्ज है dt टाइम पे तो पक्का वहां पे एक करंट होगा। क्या अब मैं इस dq को निकाल सकता हूं? जरा तुम बताओ। यस सर। क्या अब मैं इस vd को डिराइव कर सकता हूं? यस सर। तो जरा देखो इस वीडी को मैं अब डिराइव करूंगा नए हेडिंग के साथ, कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यस। तो अब हमें आपने फील दिलाया सर कि करंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी है वो रैंडम मोशन वाला नहीं है, क्योंकि उससे करंट आता ही नहीं है। करंट तो तब आता है जब बैटरी लगाया जाता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, जब रैंडम मोशन को एक नए तरीके से एक्सेलरेट किया जाता है हर एक इलेक्ट्रॉन को, और उसके चलते जो एक नया एवरेज वेलोसिटी आता है उसी का नाम हमने दिया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एंड दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज रिस्पांसिबल ऑफ करंट इन द कंडक्टर। तो ये चीज अब तुम्हें एकदम फील आ गया होगा। अब इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन हम करेंगे कि इसके अंदर कितना चार्ज होगा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मैथमेटिकली क्या होगा। लेकिन क्या लॉजिकली तुम इस बात को फील कर लिए हो? तो फटाफट बता दो। यस सर, हमें समझ में आ गया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक एवरेज वेलोसिटी है। वो तब आता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तब लगता है जब हम कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल क्रिएट करते हैं और उसके चलते उसमें करंट का फ्लो होता है। करंट का फ्लो भी आप निकालने वाले हो, आई का एक्सप्रेशन नए तरीके से और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मैथमेटिकली बताने वाले हो। अगर हर एक बच्चों को फील आ गया है तो फटाफट बता दो सर एकदम फील आ चुका है। लॉजिकली मैथमेटिकली अभी मैं ड्राइव करने वाला हूं। फटाफट बता दो बेटे, जल्दी से बता दो अब तुम लोग। यस सर, बस तो क्रिस्टल क्लियर सर, बहुत सुंदर, बहुत मजा आ रहा है भाई लोग, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है। धन्यवाद बच्चा लोग, एकदम मस्त, सही समझ में आ रहा है। यस, चलिए, थैंक यू, बहुत सुंदर। अब इसको मैथमेटिकली अब समझते हैं एक एक चीज को। तो सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बताता हूं, फिर आगे बताता हूं। चलिए अब चैट को रोक दीजिए, चैट को रोक दीजिए, चैट को रोक दीजिए। चलिए अब चैट को एकदम रोक दीजिए जल्दी से और इधर आ जाइए।
बहुत सुंदर। चलिए अब आप ये बताने वाले हो सर कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा। ठीक है, फोटो यही है क्या? हाँ यही है, यही है एक फोटो जिसमें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैं बताना चाहता हूं। सुनना बात को ध्यान से। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए आपने बताया कि एक्सेलरेशन होगा ई बाय एम ई, इतना एक्सेलरेशन लग रहा है। अब अगर मैं बोलूं कि एक कॉलिजन से दूसरे कॉलिजन को करने में जो लगने वाला टाइम है वो एक एवरेज टाइम है। सारा कुछ एवरेज में खेल रहे हो ना? हाँ, सारा कुछ एवरेज में खेल रहे हो। हाँ, और हमने क्या बताया कि v एवरेज जो है वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो मैं क्या लिखूंगा? v एवरेज, vd एवरेज। इसको मैं क्या लिखता हूं? देखो जरा सा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन देखो जरा सा जल्दी से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जल्दी से देखो। तो अब तुम क्या बोलोगे? तो मैं क्या बोलूंगा जल्दी से देखो, vd एवरेज इज इक्वल टू, सिंपल v इज इक्वल टू u प्लस at लगा रहा हूं। किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई भी एक ith इलेक्ट्रॉन, इसका नाम दे दिया mth इलेक्ट्रॉन। ऐसा मैथमेटिक्स लिखने का ये तरीका है कि एक्चुअल में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में डिराइव करने वाला हूं वो तो हमें पता है कि इस कंडक्टर में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाँ, मैंने इसके ऊपर पोटेंशियल क्रिएट कर दिया। यस, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, यहाँ पे v है और ये l डिस्टेंस है, तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा वो है v बाय एल, और इसके चलते इसका एक एक्सेलरेशन आ गया। और वो एक्सेलरेशन जो है कितना है, वो एक्सेलरेशन इसके ऊपर हमें पता है कितना है, e बाय एम है। यस, इतना एक्सेलरेशन आया। अब ये एक ही इलेक्ट्रॉन थोड़ी है, नहीं सर, ये मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने ith इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया। कैसा नाम दिया? ith इलेक्ट्रॉन। तो vd एवरेज निकाला। तो इस चीज के लिए मैं क्या करता हूं, जब ये ओवरऑल एवरेज की बात मैं कर रहा हूं, ओवरऑल एवरेज की बात कर रहा हूं, तो मैं लिखूंगा ui एवरेज। देखो ये एवरेज लिखा है, थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, यहां पे थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी या बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग समझा रहा हूं क्योंकि इसका डेरिवेशन स्कूल में आता है। तो ui एवरेज, ui एवरेज क्या मतलब? जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबका एवरेज। हाँ सर, बहुत बढ़िया बात है। ओके, अब ith इलेक्ट्रॉन का एवरेज की बात कर रहा हूं, माइनस vd होगा एवरेज किसी भी ith इलेक्ट्रॉन का, vd एवरेज होगा किसी भी ith इलेक्ट्रॉन का, ith चार्ज पार्टिकल का। ith क्या का मतलब है? ये आई क्या लिखे जा रहे हो सर, समझ में तो आ नहीं रहा हमें। आई मतलब कोई भी एक नाम दे दिया, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन होगा ना उसका एक स्पेशल नाम दे दिया आई। मैथमेटिक्स में ऐसा तरीका होता है, तुम लोग सीखे भी होगे ये तरीका लिखने का, कि अगर हमें बहुत सारा टर्म्स होता है, 1 2 3 ऐसे 4 ऐसे तरीके से हमें लिखने होते हैं। मान लो तो हम क्या लिखते हैं, सिग्मा, हम क्या लिखते हैं, टी आई लिख देते हैं ऐसे, मान लो टाइम को, और लिखते हैं आई इज इक्वल टू 1 to n ऐसे लिख देते हैं, है ना। ये तरीका होता है टोटल सम निकालने का। और एवरेज निकालना होता है तो ये टोटल सम लिया डिवाइडेड बाय n, ये एक तरीका होता है मैथमेटिक्स में लिखने का। इसको अगर ओपन करोगे तो क्या लिखोगे, इसका मतलब है टी आई का मतलब आई इज इक्वल टू 1 से n, तो लिखोगे t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 tn, यही तरीका होता है डिवाइडेड बाय n। यही तो होता है एवरेज। एवरेज क्या होता है, मान लो तुम्हारे क्लास में 10 बच्चे हैं सपोज करो, है ना, 30-60 बच्चे हैं मान लो, और उसका मैं बोला एवरेज एज बताओ, तो क्या करते थे तुम, एक का एज, दूसरे का एज, तीसरे का एज, सबका एज को ऐड करके और जितने नंबर ऑफ पीपल थे उससे डिवाइड कर देते थे तुम, वही तो एवरेज होता था। हाँ सर, तो यहाँ पे भी एवरेज क्या होगा, तो ये तरीका है लिखने का। यहाँ तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबका अलग 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 निकालना है। हाँ, तो मैंने कोई लिख दिया आई, फिर लिख दिया आई इज इक्वल टू 1 से लेके n और डिवाइडेड बाय n, इसको ओपन किया तो यही आ गया, है ना। तो ऐसे अगर मैं लिख दूं तो तुम्हें कोई हर्जा नहीं होनी चाहिए, सर ये चीज दोनों बराबर है। बहुत सारे चीज को छोटे फॉर्म में लिखने का ये एक तरीका है सर। यस, तो अगर मैं बोलूं कि एक कोई भी ith का ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालूं, तो मैंने लिखा ui का एवरेज, v बराबर u प्लस एटी लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं, v बराबर u प्लस एटी। हाँ, तो मैं लिखूंगा ui माइनस a कितना है, e बाय एम ई इंटू टी आई एवरेज। यस, ये लाइन में आई होप कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी।
आई होप हर एक बच्चा ये चीज समझ लिया होगा मेरा कि सर ये आप क्या लिखे हो, ये आप लिखे हो कि कोई भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो एवरेज वेलोसिटी है वो आप लेना चाहते हो, वो आप लेना चाहते हो। तो v बराबर u प्लस एटी लगा दिया, कोलिजन कर रहा है तो कोई सारे के सारे का जो नेट एवरेज वेलोसिटी है ना वो उसमें आप इंटरेस्टेड हो, उसको निकालने का क्या तरीका हो सकता है सर? उसका निकालने का क्या तरीका हो सकता है कि एक का लिया कोई भी आई का ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिया, आई का इनिशियल वेलोसिटी लिया और आई का टी टाइम के बाद का वेलोसिटी ले लिया सर आपने। हाँ, अब मैंने बोला कि इन सब का एक से तो काम चलेगा नहीं, नहीं सबका काम करना पड़ेगा। हाँ, तो अब मैं क्या करता हूं, मैं इसी में लिखता हूं सिग्मा, जरा ध्यान देना। अब मैं टोटल जितने भी हैं सबका ड्रिफ्ट निकालता हूं, तो उसको मैं लिखता हूं VD इज इक्वल टू VD ith, देखना जरा सा, VD ith लिख दिया, लेकिन मैंने ये भी लिखा दिया सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n, 1/n। बहुत बढ़िया है सर, ये तो बहुत बढ़िया है। ये सारे के सारे का एवरेज ही तो लिखा है आपने, 1/n VD, जैसे टाइम में लिखा था आपने, बहुत बढ़िया। यही चीज तो होगा सर VD एक्चुअल में, जो नेट VD होगा वो सबका एवरेज होगा, ये आपने बताया। तो सबका एवरेज को ऐसे लिख दिया मैंने। यस, माइनस क्यों लिखा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक्सेलरेशन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में, इसीलिए माइनस लिखा है। समझ में आया ना बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में, इसीलिए माइनस लिखा है। यस, अब देखो यहां पे जल्दी से देखो, यहां पे जल्दी से देखो। अब यहां पे ये इसके चलते लिख दिया। अब यहां पे देखो ये UI एवरेज, तो ये एवरेज को काटो, लिखो UIth सिग्मा I इज इक्वल टू n, I इज इक्वल टू 1 to n, 1/n। मुझे बताओ इसका वैल्यू कितना? तुम सारे के सारे बताओ। स्टार्टिंग में जो रेंडम मोशन कर रहा था उसके चलते इनिशियल वेलोसिटी कितना, ये कितना, सॉरी ये कितना जल्दी बताओ सर। स्टार्टिंग में तो इनिशियल वेलोसिटी हम मानते हैं हमेशा क्या, ड्यू टू द कोलिजन, और उसके चलते हम मानते हैं सारा का सारा फ्रेश स्टार्ट कर रहा था। कैसा स्टार्ट कर रहा था? फ्रेश स्टार्ट कर रहा था। तो इनिशियल वेलोसिटी सबका जो नेट होगा वो 0 होगा सर। इनिशियल वेलोसिटी जो सबका नेट होगा वो 0 होगा सर। बहुत बढ़िया, हर एक बच्चा क्लास का एकदम पूरा ध्यान दिए हुए है। और ये जो सारा आपने सॉल्व किया वो एक्चुअल में VD ही है। हाँ, अब क्या बचा है जरा देखना, माइनस E/me कांस्टेंट है, E चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कांस्टेंट है, मास जो इलेक्ट्रॉन का है वो भी कांस्टेंट है, ये तीनों चीज कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है? टाइम। क्या है? टाइम, कंसेक्यूटिव कॉलिजन वाला टाइम। तो एवरेज टाइम जो चार्ज पार्टिकल के कॉलिजन का होगा तो TI सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n डिवाइडेड बाय 1/n को यहां पे लिख देता हूं n। इस चीज को ये दुनिया कुछ बोलती है, इसको बोलती है दुनिया टॉ, जिसे हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। और ये एक्चुअल में क्या है भाई? एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। ये है क्या? रिलैक्सेशन टाइम क्या है सर? आपने सारे चीज को एवरेज ही तो किया है, तो इसके एवरेज को आपने टॉ लिखा है और इस टॉ को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। टॉ को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम नाम है। और ये क्या है? ये टॉ, ये टॉ, इसको रीड करते हैं टॉ। क्या रीड करते हैं? टॉ। क्या रीड करते हैं? टॉ। और ये क्या है? रिलैक्सेशन टाइम है। हाई क्या? ये एवरेज टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कॉलिजन। अरे सर एकदम बात है, जब ये एवरेज वेलोसिटी है तो ये एवरेज टाइम ही तो होगा, तो इसे क्या बोलोगे? एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो ये तो सर एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन है। हाँ, जिसको कि आपने क्या बोला? टॉ। तो ये आया मजेदार तरीके से सर कहानी, और ये हो गया है सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन तैयार। ये एनसीईआरटी में पूरा लिखना है, इसका डेरिवेशन 2 या 3 मार्क्स का आएगा। आपको डिटेलिंग करनी होगी इसकी थोड़ी, जो मैं बोल रहा हूं टेंशन की बात नहीं है, मैं हमेशा कर देता हूं तो अभी भी करूंगा। बोलो एकदम मस्त समझ में आ गया? टॉ क्या है? टॉ, ये टॉ क्या है जरा सा देखो, टॉ क्या है जरा सा देखो। टॉ है एक का एवरेज टाइम,
एक का ith पार्टिकल का टाइम जो है कॉलिजन का, है ना। टॉ क्या है, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव, डबल एस है, सक्सेसिव कोलिजन। ये क्या लिखा था देखो, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो ये एक्चुअल में ये वही तो लिखना चाह रहा हूं मैं कि I इज इक्वल टू 1/1/n, इसी n को नीचे लिख दिया था वहां। इसी चीज को हमने क्या डिफाइन किया है, टॉ। क्या लिखते हैं इसको, टॉ। और ये क्या है, टॉ, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। जिस तरीके से वो एवरेज वेलोसिटी है, ये एवरेज टाइम होगा, और वहां पे इनिशियल एवरेज वेलोसिटी 0 है। तो हमने डिफाइन कर दिया है बेटा क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल का जो होता है वो क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका कि ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में है, और वो इसीलिए माइनस लिखा था मैंने, माइनस E/me इंटू टॉ, वेक्टर फॉर्म में मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिया है। इसमें अगर मैग्नीट्यूड ले लोगे स्केलर फॉर्म में तो ये माइनस नहीं लिखोगे, और तब तुम लिखोगे ये माइनस नहीं, वो हो जाएगा E/me इंटू टॉ। टॉ है सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम, यह है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, v इज इक्वल टू E टॉ बाय me। अब हमें पूरा समझ में आ गया सर कि किस तरीके से आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझाया है। ये बस समझाना है, एक्सप्लेनेशन है, वैसे तो हमें 2 सेकंड में आ जाएगा। कैसे, v बराबर u प्लस at लगाया, u 0 है, a का वैल्यू ये है और t का वैल्यू टॉ है, ये लो आंसर आ गया। अरे v बराबर u प्लस at तो लगाया है, a का वैल्यू कितना था, E/me, है ना, फोर्स बाय मास, एक्सेलरेशन, और ये t क्या है, टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन। तो नेट एवरेज वेलोसिटी जो vd है वो क्या है बेटा, वो तो सर याद हो गया, E/me, ये एक्चुअल में क्या है, a, तो v बराबर u प्लस at, u कितना था 0, a कितना है E/m इंटू टॉ। सर एकदम याद हो गया, v बराबर u प्लस at लगाना था, कौन सा बड़ा बात है। लेकिन इतना एक्सप्लेनेशन क्यों किया, क्योंकि तुम्हें फील आना चाहिए कि वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो एक्चुअल में वो वेलोसिटी है जिसके लिए करंट रिस्पॉन्सिबल है, ना कि वो रैंडम मोशन वाला वेलोसिटी, उसका तो एवरेज 0 था। तो एकदम एक एक चीज हर एक बच्चे को समझ में आ गया होगा। तो एकदम एक टॉ का वैल्यू हम निकाल सकते हैं बेटा, टॉ का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, है ना। तो एवरेज टाइम है, जो एवरेज टाइम है उसको हमने डिनोट किया है टॉ से। टॉ एक्चुअल में क्या है, दिस एवरेज टाइम इज कॉल्ड टॉ, दिस एवरेज टाइम इज कॉल्ड टॉ, इसी को हम बोलते हैं टॉ। ये क्वांटिटी को ही हम टॉ बोलते हैं बेटा, जिसको हम बोलते हैं एवरेज टाइम। जिस तरीके से यहां पे क्या किया है हमने, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी 0 लिया है, ये vd का पूरा एक्सप्रेशन को ड्रिफ्ट लिखा है। अब इससे तुम लोग परेशान अगर हो रहे हो तो तुम्हें कोई जरूरत नहीं है ये भी लिखने का, 1 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू, ये सब लिखने का भी कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तुम इसको यहां के बाद लिख सकते हो। लेकिन ये लिखने के बाद आई होप कि आपको ज्यादा फील आया होगा कि सर ने एक इलेक्ट्रॉन का ख्याल नहीं रखा, सर ने सारे इलेक्ट्रॉन्स का ख्याल रखा, सारे जितने भी चार्ज कैरियर पार्टिकल है उन सब का एवरेज लिया है सर ने। ये चीज को फील दिलाने के लिए मैंने ये वाला एक्सप्रेशन बस लिखा है, सिग्मा 1/n, यही तो कर रहा हूं। और यही है ना, तुम्हारे क्लास में 20 बच्चे हैं, तो 20 बच्चे का एवरेज कितना, सबका एज को सम किया और सबके नंबर से डिवाइड किया। तो ऐसे ना लिख के इसको ऐसे लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई बात नहीं है। आई होप हर एक बच्चा जो है वो एकदम सही समझ में आ गया होगा, है ना। एक एक बच्चा पूरा तरीके से फील कर रहा होगा इस चीज को कि किस तरीके से सर ने v बराबर u प्लस at लगाया, है ना। अब एक चीज और बता देता हूं मैं तुम्हें, एससी वर्मा में ना ये वाला डेरिवेशन जो है वो नहीं है, ये एनसीईआरटी में है दिया हुआ, तो इसीलिए हम नीट वाले पूरा एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे बेटा, है ना। तो इसीलिए वो एससी वर्मा में उसने डिस्टेंस को हाफ at स्क्वायर लिख के वहां से टी निकाला था और मीन फ्री पाथ को डिफाइन किया है उसने, तो इसीलिए मैं वहां पे नहीं गया। वो एक अनदर कॉन्सेप्ट है मीन फ्री पाथ का, जो कि मैं तुम्हें बता दूंगा, अभी हमारे पास नहीं है। अभी हम पूरा एनसीईआरटी को फॉलो करते करते अंतिम तक जाएंगे, क्योंकि नीट पूरा कंप्लीटली बेस्ड एनसीईआरटी के ऊपर है। तो आपको जो मोस्ट रिलेवेंट चीज है वही मैं समझा रहा हूं बच्चों, समझ में आ गया ना। ये डिस्टेंस वाला जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, एससी वर्मा के अकॉर्डिंग थोड़ा डिफरेंट एक्सप्रेशन भी आता है, तो आप बिल्कुल वरीड मत होइएगा,
आपको पूरा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। यस, तो आई होप हर एक बच्चा एकदम समझ गया होगा, मस्त समझ गया होगा कि सर आपने बस इतना सा किया है कि v बराबर u प्लस एटी लगाया है, एक्सेलरेशन लिखा, एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास लिखा, फोर्स QE बाय m लिखा इनटू टॉ। यस सर, एकदम मस्त समझ में आ गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर। अब क्या करोगे सर? अब जरा सा देखो इधर, जरा सा देखो इधर। सर कभी भी हमें अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन चाहिए तो हम क्या लिखेंगे? ई बाय एम इंटू टॉ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या लिखेंगे? ई बाय एम इंटू टॉ। क्या करना होगा? ये इसका डेरिवेशन आपने बता दिया तुरंत से, v बराबर u प्लस एटी लगाना है और कुछ नहीं करना है। एवरेज लिखा, ये लिखा, पूरा का पूरा ड्राइव कर दिया। यस, अब पूरा का पूरा ध्यान इधर देंगे बेटा, सारे बच्चे ध्यान इधर देंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में किसी किसी को थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो रही है, बार बार मैं मैसेज देख रहा हूं, मुझे एक्चुअल बताओ दिक्कत। 1 मिनट में रुकूंगा तुम्हारे लिए, चलो बताओ। अगर एक एक चीज क्लियर हो गया तो फटाफट बता दो, एकदम मस्त समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो एग्जैक्ट डाउट पूछ लो, क्या दिक्कत है एकदम डाउट पूछो, बताऊंगा। डायमंड क्लियर है तो फटाफट एकदम लव आग वाग सब लगा दो फटाफट, यदि क्लियर है तो। यदि नहीं क्लियर है तो फटाफट डाउट पूछो, चलो बताऊंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है, हर एक बच्चा को बताऊंगा। यस, ओम्स लॉ आने ही वाला है, ओम्स लॉ, बस नो दिक्कत सर, एकदम बस समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं है। यस, रिलैक्सेशन टाइम क्या है? रिलैक्सेशन टाइम क्या है? एवरेज टाइम इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। जो कोलिजन्स करके बाहर क्रॉस किया, मान लो यहां से यहां आया नेट, जब यहां से यहां आया, ये वाला फोटो देखो, ये वाला फोटो देखो, तो यहां से यहां तक आने का टाइम को ही हमने क्या दिया है? एवरेज टाइम। और इसी को हमने क्या बोला है? रिलैक्सेशन टाइम। इसी को हमने क्या बोला है? रिलैक्सेशन टाइम। यहां से यहां तक डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कॉलिजन को क्रॉस करने का कुछ टाइम होगा ना, एवरेज, उसी को हमने बोला है रिलैक्सेशन टाइम। ठीक, यस, तो हर एक बच्चा को क्लियर हो चुका है, ये बात मुझे फील दिला दिया आप लोगों ने, ठीक है। और v बराबर u प्लस एटी लगाना है सिंपली। टॉ जो है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कॉलिजन का टाइम है, इसको हम सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का टाइम भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू बच्चा लोग। एक बच्चा कुछ पूछा, इज रिलैक्सेशन टाइम ड्रिफ्ट वेलोसिटी मस्ट बी। ये बड़ा मस्त था, डॉक्टर को समझ में आ गया, सही है। नहीं, रिपीट करने वाले, रिपीट 50 बार रिपीट किया हूं, फिर समझ, तुम्हें रिपीट का मतलब आता है बेटा? रिपीट का मतलब क्या होता है पता है? 50 बार रिपीट करने के बाद रिपीट लिख रहे हो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है रिपीट का एक्चुअल मतलब क्या है। डिफाइन द मीनिंग ऑफ रिपीट फर्स्ट। देखो एक बार बता देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे को ना डेरिवेशन समझ नहीं आ रहा है। और बहुत, यस, डॉक्टरों को क्लियर हो गया, कोई बात नहीं है, एक बार दोबारा से देखो, देखो इसको छोड़ दो। इधर देखो, सारे बच्चे चैट बंद करके इधर देखो, जिसको डाउट था। ये एक कंडक्टर है और कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन है ना। इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर आ रहा है, कैसे? एक इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा, कितना फोर्स लगा बताओ? फोर्स कितना है? ई। फोर्स बराबर क्यू इंटू ई लिखते हो ना, ई इंटू ई लिख दिया। अच्छा सर, फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। ई क्यों लिखा? क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन है, तो एम ई इंटू ए बराबर ई लिख दिया। तो ए बराबर क्या लिखूंगा? ई बाय एम ई। ये क्या हो गया? एक्सेलरेशन हो गया। अब कोई चीज एक्सेलरेट हुआ इस वेलोसिटी से, रुका हुआ था, फ्रेश स्टार्ट है, तो यू का वैल्यू कितना है? 0। यू का वैल्यू कितना है? 0। और मैं पूछूं कि किसी टॉ टाइम के बाद, मान लो ये टॉ टाइम में यहां से आया, टॉ टाइम क्या है? मैंने खुद ही बोला कि टॉ एक टाइम है। टॉ क्या है? टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। ये मैंने तुम्हें खुद ही बोला कि टॉ टाइम के बाद बताओ वेलोसिटी क्या होगा, क्या करोगे तुम? एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और ये टॉ क्या है? टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। तो तुम बोलोगे सर हम लगाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी।
अब इसी में अगर मैं एवरेज टाइम की बात करूं, एवरेज, तो एवरेज टाइम को लिखने का ये तरीका होता है, यहां भी एवरेज लिख दो, यहां भी एवरेज लिख दो, यहां भी एवरेज लिख दो। देखो कितना आसानी से आ गया समझ में। इस एवरेज वेलोसिटी को ही तुमने बोला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर ये कंडक्टर में बैटरी लगा दिया तो हाँ सर, इसी एवरेज को हमने बोला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इनिशियल एवरेज वेलोसिटी सबका 0 है, तो ये क्या हो गया 0। बोलो डन है, यस। और एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन ये है, लेकिन ये क्योंकि फ्रेश स्टार्ट है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में, इसलिए माइनस लिखा। अगर माइनस नहीं लिखना चाहते हो तो भी चलेगा, लेकिन वेक्टर टर्म में तुम नहीं लिख पाओगे, फिर स्केलर लिखना पड़ेगा। तब तुम लिख सकते हो ई बाय एम ई इंटू टॉ। और ये टाइम का एवरेज कितना है टॉ, क्योंकि ये टॉ क्या है एक्चुअल में, ये एवरेज टाइम है। क्या है ये, एवरेज टाइम है। तो अब मेरे ख्याल से Vd इज इक्वल टू 0 प्लस ई टॉ बाय एम ई हो गया, यस। तो यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल गया कितना, ई बाय एम ई इंटू टॉ। यार एकदम आसान सा चीज है, क्यों परेशान हो रहे हो। अगर ये स्केलर फॉर्म में लिखा, अब अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो आप, तो क्या लिखोगे, ये v को लिखोगे Vd, ये u हो गया 0, लेकिन ये वेक्टर फॉर्म में जा रहा है, तो अब a का वैल्यू क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में वेक्टर लिख रहे हो तुम, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर है और वेलोसिटी इधर है, वो तुम देख ही पा रहे हो, तो इसीलिए माइनस लिखा मैंने, और यहां पे लिखा ई बाय एम ई इंटू टॉ। तो यहां से Vd का वैल्यू वेक्टर फॉर्म में तुम ये भी लिख सकते हो, माइनस ई टॉ बाय एम ई, लेकिन स्केलर और वेक्टर यहां पे दो, वेक्टर यहां पे दो। और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट में है, और इसी का स्केलर फॉर्म में ये हो गया। तो अब तो भाई हर एक बच्चे को फील आ गया होगा कि सर ये तो आप v बराबर u प्लस एटी लगाया और आपने दोबारा से डिराइव करके दिखा दिया। अभी आप एवरेज को ऐसे ऐसे लिख रहे हो, और अभी थोड़ी देर पहले आप ये नहीं लिख के एन लिख दिए थे, तो एन लिख दिए थे, तो बच्चों को कहां से समझ में आएगा सर। इसीलिए बच्चा ये बात से परेशान हो रहा है। इसी चीज को दुनिया ऐसे करके छोड़ देती है, इसी चीज को दुनिया ऐसे करके छोड़ देती है, इसी चीज को दुनिया ऐसे करके छोड़ देती है। ऐसे करके छोड़ दोगे या ये लिखोगे बात बराबर है, तो आई होप कि ये चीज और ये चीज दोनों सेम है सर, ये लाइन और वो लाइन। तो अब तो v बराबर u प्लस एटी लगाया, आंसर आया। अब हर एक बच्चा को फील आया नहीं आया, फटाफट बताओ यार, बिना तुम्हें पढ़ाए मैं भागूंगा नहीं यहाँ से। मैंने कसम खा गया हुआ है यार कि अब हर एक बच्चा को बिना फिजिक्स पढ़ाए छोड़ूंगा नहीं यार। फटाफट बताओ, एकदम मस्त फील आ गया तो एक बार जल्दी से बता दो कि यस सर, अब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं रह गई है। जल्दी बताओ, जल्दी से 5 सेकंड के अंदर बता दो यार। तुम्हारे लिए मैंने दोबारा से कर दिया, v बराबर प्लीज आ गया सर, ओके क्लियर क्लियर क्लियर, यस। अब हर एक बच्चा को एकदम समझ में आ गया सर, ये v बराबर u प्लस एटी, आइंस्टाइन क्लियर हो गया, यस। लेकिन एग्जाम में बेटा तुम यही करना, एग्जाम में ये करने की आवश्यकता नहीं है। ये फोटो जो मैंने लिखा है तुम्हें, तो इसको मैं हटा दूं क्या, इसको मैं हटा, रहने दो, छोड़ो रहने दो। तो किसी को अगर समझना हो तो यहां से भी समझ सकते हो, कोई बात नहीं है। यस, तो एकदम फील आ गया, मस्त समझ में आ गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया, याद हो गया, कोई दिक्कत की बात ही नहीं रह गई है सर। चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। अब आइए करंट को समझते हैं, अब आइए करंट को समझते हैं। चैट को एकदम रोक दीजिए बच्चे लोग, जरा सा अब इधर आ जाइए, चैट को रोक दीजिए, चैट को रोक दीजिए, यस। चलिए चैट को रोक दीजिए। चलिए, अब सर आप यहां पे थे और आप ये बताने वाले हो ये, यस। तो एक्चुअल में मेरा कंसर्न ये था कि ये कंडक्टर में जो हमने करंट फ्लो करवाया है ना, करंट जो कंडक्टर में फ्लो करवाया है, इस करंट, थोड़ा सा क्लास चलेगी अभी, देखो एकदम ध्यान से, तुरंत से ओम्स लॉ पहुंच जाएंगे, अब समय नहीं लगेगा। तो इस क्रॉस सेक्शन में जितना चार्ज है वो निकालना है। एन आपने माना नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ चार्ज पर इलेक्ट्रॉन लिखो या चार्ज लिखो, बात बराबर है। चार्ज लिखो या इलेक्ट्रॉन लिखो, बात बराबर है। नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसमें इसका वॉल्यूम कितना होगा, जरा तुम बताओ मुझे, वॉल्यूम कितना होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन कितने से जा रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। कितने टाइम में ये यहां से यहां तक आया, जल्दी बताओ, कितने टाइम में यहां से यहां तक आया। सर ये आया है
dt टाइम में, dt या डेल्टा टी कुछ भी लिख लो, dt लिखा, dt लिख दो, dt छोटा सा टाइम में आया। तो ये डिस्टेंस कितना कवर किया बताओ मुझे सर। ये डिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा सर, डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस वो हो जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम। अच्छा, वेलोसिटी इंटू टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब मुझे ये बताओ कि टोटल चार्ज उस वॉल्यूम में है। हाँ, वॉल्यूम कितना होगा वो मुझे बताओ सर। वॉल्यूम होता है क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, यही तो होता है वॉल्यूम, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। ये सिलेंडर का मुझे वॉल्यूम लिखना है, क्या लिखोगे? ये पायर स्क्वायर इंटू एच, ये अगर एच है तो ये लिखते हो ना यार, पायर स्क्वायर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट, तो इसको भी क्या लिखोगे? क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू विड्थ। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? ए, और विड्थ डिस्टेंस कितना है? वीडी dt, वीडी dt, वीडी dt। हाँ सर, ये निकल गया वीडी इंटू dt। ये क्या निकला? वॉल्यूम। अब यहां पे मैंने बताया कि n क्या है? n है नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मैं पूछूं तुमसे नंबर ऑफ चार्ज बताओ, कितने चार्ज पार्टिकल है, तो क्या बोलोगे तुम? ये हो जाएगा नंबर ऑफ चार्ज। अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ चार्ज, तो क्या करोगे तुम? वॉल्यूम इंटू एन करोगे, वॉल्यूम इंटू एन करोगे। हाँ सर, वॉल्यूम कितना है ये, तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? एन इंटू ए इंटू वी डी इंटू डी टी। बहुत बढ़िया, ये क्या निकला? नंबर ऑफ चार्ज। और एक के ऊपर कितना चार्ज है? ई के बराबर। एक के ऊपर चार्ज कितना है? ई के बराबर। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना होगा? अरे वाह, टोटल चार्ज कितना होगा? नंबर नहीं, टोटल चार्ज जो उस वॉल्यूम में होगा वो कितना होगा? डी क्यू। और वो टोटल चार्ज कितना होगा? नंबर ऑफ चार्ज इंटू ई, नंबर ऑफ चार्ज इंटू ई। तो ये हो गया नंबर ऑफ चार्ज, एन ई ए वी डी इंटू डी टी। यह है टोटल चार्ज। तो तुम मुझे बताओ बेटा, ये डी क्यू और डी टी को इधर लिख दिया, इस डी क्यू बाई डी टी को क्या लिखोगे? सर इसे लिखेंगे आई, करंट लिखेंगे सर। क्या लिखेंगे? करंट। और इस करंट का वैल्यू क्या आ गया? एन ई ए वी डी। सर मजा आ गया जीवन का, हमने सीख लिया है सर कि करंट जो होता है किसी कंडक्टर में वो एन ई ए वी डी के बराबर होता है, एन ई ए वी डी के बराबर होता है, एन ई ए वी डी के बराबर होता है। सर करंट जो होता है वो एन ई ए वी डी के बराबर होता है। अगर हम यहीं पे करंट डेंसिटी आपसे पूछें तो भी बता पाओगे आप तुरंत से, लेकिन मैं अभी कुछ और पूछता हूं। वीडी का वैल्यू अभी तुरंत मैंने बताया, यस सर, वीडी अभी तुरंत बताया। जल्दी बताओ कितना? ई बाय एम ई इंटू टॉ। यस, जल्दी पुट कर दो, क्या आया? एन ई ए इंटू ई बाय एम ई इंटू टॉ। मजा आया सर। इसको देखो, ये क्या है? करंट। ये क्या है? करंट। ओके, जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, ये क्या है सर? ये क्या है सारा का सारा? जरा देखना सर, ये है ई और ई स्क्वायर, तो एन ई स्क्वायर। जरा देखना बेटा, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं। एन ई और ई स्क्वायर बाय एम ई, एन ई स्क्वायर बाय एम ई इंटू टॉ। और क्या बचा? ए इंटू ई। सर ये तो बहुत ही मजेदार बात आपने बता दिया। आपने करंट का एक दूसरा एक्सप्रेशन बताया है यहां पे, और वो एक्सप्रेशन क्या बताया है सर? वो बताया है करंट का एक दूसरा एक्सप्रेशन, और वो बता दिया है क्या? जरा सा देखो सर, एन ई स्क्वायर टॉ एम ई ए इंटू ई। अब जरा सा देखो, अब यहां से तुम्हें मैं पढ़ाने वाला हूं बेटा। क्या पढ़ाने वाले हो सर? अब मैं माइक्रोस्कोपिक ऑफ ओम्स लॉ सिखाने वाला हूं। ओम्स लॉ का जन्म हो रहा है। अब यहां से देखो, जल्दी से देखो, ओम्स यहीं से जन्म लेने वाला है बेटा, और यहां से हर एक चीज का फील आ जाएगा। जरा बोलो, ई को मैंने अभी क्या लिखा था सर? ई को क्या लिखा था सर? ई को वी बाय एल लिखा था अभी आपने। ई को क्या लिखा था? अरे वी बाय एल लिखा था। जरा लिखो ई को वी बाय एल।
को लिखो जल्दी से v/l। अच्छा तो ये हो गया ne² इंटू टॉ इंटू ए, और ये क्या है भैया, ये क्या है, ये क्या है जल्दी से बताओ। यहां से एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें मैं बता दूं, फटाफट देखो और जल्दी जल्दी देखो। इस ए को इधर लाया, i/a, ये क्या हो गया e, और i/a को अभी तुरंत क्या पढ़ाया सर आपने, i/a को क्या पढ़ाया, जे, क्या पढ़ाया, जे, क्या पढ़ाया, जे, i/a करंट डेंसिटी, i/a क्या सिखाया, करंट डेंसिटी। अरे सर आपने अब सिखाया है अभी तुरंत करंट डेंसिटी जे, और ये जे आ गया है वेक्टर फॉर्म में, और इसी चीज को हम बोलेंगे सिग्मा। क्या बोलेंगे, सिग्मा। अब यहां पे हम कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी दो चीज डिफाइन करने वाले हैं बेटा, यहां से दो चीज डिफाइन करने वाले हैं तुरंत से, कंडक्टिविटी एंड रेसिस्टिविटी, और यहां से दो चीज और डिफाइन करने वाले हैं, क्या, ρl/a, ρl/a, यहां से दो चीज का जन्म हो रहा है, ρl/a भी डिफाइन हो रहा है, जरा देखना एकदम ध्यान से देखना, और क्या डिफाइन हो रहा है, ओम्स लॉ भी डिफाइन हो रहा है, कंडक्टिविटी भी, रेसिस्टिविटी भी, सारा का सारा एक साथ। ये देखो जल्दी से, E का वैल्यू क्या बोला, v/l, E का वैल्यू क्या बोला, v/l, जरा देखना बेटा, फ्रॉम इक्वेशन ए क्या लिखूंगा जल्दी से देखना, I is equal to ne² इंटू टॉ इंटू a इंटू v/l। हाँ, और देखो यहां से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मिल रहा है, v इज इक्वल टू IR। ये मैंने नहीं सिखाया लेकिन देखो अब तुम, ये v/i आएगा। अब देखो यहां से v/i आएगा एक चीज, ये लो, ये v और ये i, जरा देखो क्या मजेदार चीज आया है भैया, ये v यहां का और ये i, यस सर, ये v/i आया, और ये क्या हो चुका है जरा देखना, ये क्या हो चुका है, me इधर, ये l इधर, ये a नीचे, यस, और ये क्या हो गया भैया, ये क्या हो गया, me ऊपर और नीचे क्या, ne² इंटू टॉ। सर इसी चीज को दुनिया बोलती है रो, और ये हो गया l और ये a, और इसी चीज को दुनिया बोलती है रेसिस्टेंस। क्या बोलती है सर, रेसिस्टेंस। तो v/i के रेशियो को ही दुनिया क्या बोलती है, रेसिस्टेंस। और हमने देखा है यहां पे ये जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस R, ये रेसिस्टेंस जो किसी कंडक्टर का है R, वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, ρl/a पे। सर ये तो हम एकदम रट्टा मारा करते थे, R इज इक्वल टू ρl/a, और आज आपने सिखा दिया है कि ये आता कहां से है। ओम्स लॉ का माइक्रोस्कोपिक स्टडी हमने किया बेटा, और हमने देखा कि इस v/i को रेसिस्टेंस का नाम दिया, और ये चीज जो है वो है रेसिस्टिविटी। ρl/a क्या है, ये ρl/a। और तुम्हें अब समझ में आ गया कि रेसिस्टिविटी जो होता है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि उसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना लगाया गया। रेसिस्टिविटी तो मटेरियल का होता है सर, और वो कांस्टेंट होता है सर, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, n नंबर ऑफ फ्री चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। एल्यूमिनियम का लोगे तो अलग होगा, कॉपर का लोगे अलग होगा, आयरन का लोगे अलग होगा। हाँ, E तो 1.6 इंटू 10⁻⁹, और रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट है सर, कंसेक्यूटिव कॉलिजन के बीच का दूरी। सर हमें पता चल गया कि ये चीज है रेसिस्टिविटी और ये चीज है रेसिस्टेंस। ये पूरा का पूरा चीज है रेसिस्टेंस सर, ρl/a, और ये चीज है रेसिस्टिविटी। तो यहां से आपने रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दो चीज समझा दिया है सर। फटाफट देखेंगे कि ये रेसिस्टिविटी का वैल्यू है me/ne² इंटू टॉ। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज अभी फिर से सिखा देता हूं मैं, ये देखो, me/ne² इंटू टॉ को रो बोला, और इसका रिवर्स को बोलते हैं क्या जानते हो, सिग्मा। क्या बोलते हैं, सिग्मा, कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। तो ये चीज को बोलते हैं रेसिस्टिविटी। जरा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं, रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी होता है 1/σ। बात भी सही है, कोई चीज रेसिस्ट कर रहा है तो उसका उल्टा क्या होगा,
कोई चीज कितना बढ़िया तरीके से कंडक्ट कर रहा है, वही तो है यार। तो ये सिग्मा जो होता है वो क्या होता है 1/रो के बराबर। और रो क्या है, रो क्या है बेटा रेसिस्टिविटी, सिग्मा क्या है कंडक्टिविटी। अच्छा अब आपने ढेर सारा चीज सिखाया सर, ये कंडक्टिविटी सिखाया, ये आपने रेसिस्टिविटी सिखाया। अच्छा और ये आपने रेसिस्टिविटी को बता दिया है रो me/ne² इंटू टॉ, me/ne² इंटू टॉ। और यहां पे सर सिग्मा को आपने बता दिया है अभी तुरंत ne²/me इंटू टॉ। ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स है बेटा। तो हमने कंडक्टिविटी समझ लिया, हमने रेसिस्टिविटी समझ लिया, और इसका यूनिट भी हमें समझना है। क्या समझना है, यूनिट भी हमें समझना है। तो 1 सेकंड के अंदर तुम इन सबका यूनिट देखो, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा चीज ये लो। ये क्या चीज है भैया, सर ये क्या चीज है, जल्दी से बताओ ये क्या चीज था। सर I/A को आपने J तो लिख दिया था, लेकिन ne²/me इंटू टॉ आप बचा के रखे हुए थे। ये रहा ne² टॉ/me को बचा के रखा था, क्या था ये सिग्मा। तो इसीलिए मैं तुम्हें यहां पे बोला था कि ये जो होता है बेटा J वो सिग्मा इंटू E के बराबर होता है। ये अनदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है। सर V/IR तो आप बताए नहीं हो, आप नए नए चीज बता रहे हो। यस तुम्हें फील दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक कंडक्टर में कंडक्टिविटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रोल है, रेसिस्टिविटी का क्या रोल है। V/IR बताते ही न्यूमेरिकल शुरू हो जाएगा, और एक्चुअल जो रेसिस्टेंस है वो कर क्या रहा है और वो कैसे डिफाइन हुआ है। तो रेसिस्टेंस एक्चुअल में क्या है, रेसिस्टिविटी इंटू L/A। यहां पे क्या है रेसिस्टेंस, रो L/A। तो अब मैंने तुम्हारे लिए 2 डेफिनेशन लेके आया है बेटा, ये लो रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का डेफिनेशन तुम्हारे लिए। व्हाट इज रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी, व्हाट इज रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी मैंने तुम्हारे लिए बताया। और वो क्या है देखो, द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, जरा देखना, द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर, है ना। कोई करंट को फ्लो कर रहा है तो कितना तरीके से वो अपोज कर रहा है उस करंट को। रेसिस्टेंस क्या है, जो अपोज कर रहा है करंट को। यस तो यह है रेसिस्टेंस, अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक करंट। अब but the resistance are not only depends on the material of the conductor but also the dimension of the conductor। क्यों, क्योंकि मैंने बताया ये अगर कोई कंडक्टर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, ये लेंथ L है, तो इसका जो रेसिस्टेंस हो गया वो क्या हो गया, रो L/A। तो रेसिस्टेंस जो है वो क्या किस किस पे डिपेंड कर रहा है, नॉट ओनली द मटेरियल। रो किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे। रो किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे। रो किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे। लेकिन L और A किस पे डिपेंड करता है, डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर पे। लेंथ छोटा कर दो, क्रॉस सेक्शन बड़ा कर दो, रेसिस्टेंस अलग हो जाएगा। हाँ सर, यानी कि रेसिस्टेंस डायमेंशन और एरिया पे डिपेंड करता है, लेकिन ये जो रेसिस्टिविटी है, है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपने पूरा का पूरा रेसिस्टिविटी को समझाया है यहां पे। तो अब ओम्स का स्टेटमेंट आता है, और अब तुम्हें पूरा का पूरा एक्चुअल समझ में आता है, सारा का सारा चीज समझ में आता है कि एक्चुअल में ये जो था हमारे पास V/I, जो हमने यहां पे तुम्हें बताया है, जो हमने तुम्हें यहाँ पे बताया है बेटा। जरा देखेंगे, मैं इस सबको अरेंज कर दूंगा बहुत बढ़िया तरीके से। ये देखेंगे जरा सा, ये V/I एक्चुअल में क्या है, ये V/I एक्चुअल में क्या है, R ही तो है, ये R ही तो है, ये R ही तो है। तो ये V/I जो है वो R है। तो यहां से समझ में आ गया है V = IR, और इस V = IR से अब तुम्हें ओम्स का फील दिला दूंगा मैं तुम्हें। और अब आया स्टेटमेंट्स ऑफ ओम्स लॉ, और ये बोलता है कि द इलेक्ट्रिक करंट इन एनी कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये अगर एक कंडक्टर है बेटा, और यहां पे तुमने बैटरी लगाया मेरे दोस्त, यहां पे तुमने बैटरी लगाया V वोल्ट का, तो इस X और Y के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, सर X और Y के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V, यही सिखाया था।
इसका ये जो कंडक्टर है तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, मान लो आई करंट फ्लो हो रहा है। तो क्या बोला है इसमें, द इलेक्ट्रिक करंट इन एनी कंडक्टर आई इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस Vx माइनस Vy। और Vx माइनस Vy किसके बराबर है, V के बराबर है। किसके बराबर है, V के बराबर है। तो ये लिखा तुमने I इज प्रोपोर्शनल टू V। और यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आया कि I बाय V जो आया वो क्या आया, एक कांस्टेंट के बराबर आया। और इसी कांस्टेंट का वैल्यू हमने क्या लिखा है, R। यानी कि R जो है वो ना I पे डिपेंड करता है ना V पे डिपेंड करता है, ये तो कांस्टेंट है। और इस रेशियो को हम क्या बोल रहे हैं, I बाय V को R के बराबर। तो हमने लिखा यहां पे गलत लिख दिया, थोड़ा सा रुको 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 रुको, जरा देखो जल्दी से, थोड़ा सा हाँ देखो इधर जल्दी से। हाँ तो I current in any conductor is proportional to the potential difference between the conductor। और ये जो रेशियो जो हमने दिखा है ना, फिर से तो यहां पे जो ये रेशियो आ रहा है बेटा, तो हम डिफाइन करते हैं यहां से, क्या डिफाइन करते हैं सर, वो जरा सा देख लीजिए जल्दी से। वो हमने डिफाइन किया है क्या कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको इक्वल टू का नाम दिया। तो ये जो V बाय I का रेशियो है, ये V और I, V बाय I, ये एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को हमने R लिखना है। क्या लिखना है बेटा, R। तो अब ये R जो है वो ना V पे डिपेंड कर रहा है ना I पे डिपेंड कर रहा है, ये तो एक नया कांस्टेंट है सर, जो कि आपने बताया। कहां से बताया, उस डेटा से बताया जो कि अभी आपने बताया था सर। ये रहा ये डेटा, ये रहा ये डेटा कि V बाय I का रेशियो जो है वो क्या है, एक कांस्टेंट है। और वो आपने यहां से फील दिलाया अभी तुरंत हमें कि V बाय I एक कांस्टेंट है, V बाय I एक कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, टॉ कांस्टेंट है। तो व्हाट आई कैन राइट, V बाय I इज अनदर कांस्टेंट। V बाय I का रेशियो हमेशा क्या होगा, एक कांस्टेंट के बराबर होगा। और इसी कांस्टेंट को दुनिया क्या बोलती है, रेसिस्टेंस बोलती है। क्योंकि तुम देख पा रहे हो L चेंज नहीं कर रहा है तो रेसिस्टेंस फिक्स होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं कर रहा है, M चेंज नहीं हो रहा है, N E सारे कांस्टेंट है। देख पा रहे हो मैं क्यों बोल पा रहा हूं कि V बाय I जो है वो कांस्टेंट है, वो यहां से बोल रहा हूं जब मैंने किसी कंडक्टर का पूरा डेरिवेशन कराया है। और इस डेरिवेशन से मैं बोल पा रहा हूं कि V बाय I का रेशियो एक कांस्टेंट है, क्योंकि ये टर्म कांस्टेंट है और इसमें से कोई भी चीज चेंज होगा तो V बाय I चेंज होगा। यानी कि एक छोटे से तार का रेसिस्टेंस अलग, बड़े से तार का रेसिस्टेंस अलग, चौड़ा कर दिया रेसिस्टेंस अलग, पतला कर दिया रेसिस्टेंस अलग। ओह ये बात अब समझ में आया सर कि आपने बोला है V बाय I का रेशियो क्या है बेटा, वो कांस्टेंट है। अब V बाय I कांस्टेंट है जिसके बराबर R है, तो पता चल गया V इज इक्वल टू आई आर। और यही हमने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखा। तो हमने देखा है द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट terms as the resistance of the conductor, accordingly V by I is equal to R। yes sir। और यहां से हमने देखा V is equal to IR, where I is the current, V is the potential difference and R is the resistance of the conductor। तो I hope आपको हर एक चीज समझ में आया है, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ओम्स लॉ का माइक्रोस्कोपिक स्टडी आया समझ में। Why V by I is a constant? Because L is constant, M is constant, number of charge per unit volume is constant, E is constant, tau is constant। That's why V by I is a constant, जो आज तक हम बस बोला करते थे कि किसी कंडक्टर में, और हम आज तक यही बोलते थे कि रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, यही बोला करते थे ना यार। तुम ही बताओ 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 बताओ। हाँ सर ये चीज तो सिर्फ हम बोला करते थे कि किसी भी कंडक्टर में जो इसका जो रेसिस्टेंस होगा वो L के प्रोपोर्शनल होगा, A के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यही तो हम बोलते थे। रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L, resistance is inversely proportional to A, therefore combining equation 1 and 2। और हम बोलते थे resistance is proportional to L by A, और उसके बाद हम बोलते थे कि ये जो है ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो होता है रो, तो हम बोलते थे रो L by A। लेकिन ये तो बोल दिया करते थे, क्या हम इसका फील लिए थे आज तक? नहीं।
हमें आज फील आया कि क्यों हम रेसिस्टेंस लिखते हैं रो एल बाय ए, और ये फील यहां से आया है सर। ये फील हमें इस जगह से आया है कि व्हाई वी आर स्टडीइंग द रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए। तो आई होप कि आपको एक्चुअल मीनिंग समझ में आ रहा होगा। वाई रेसिस्टेंस इज वी बाय, वाई वी बाय आई इज अ कांस्टेंट, वाई वी बाय आई इज अ रेसिस्टेंस whose वैल्यू इज रो एल बाय ए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रो, कंडक्टिविटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिस्टिविटी, और इन सब का डेरिवेशन और सारा कुछ समझ में आ गया है। तो अगर मस्त समझ में आ गया तो फटाफट बता दो, इसका यूनिट वगैरह बताना है। एकदम मजा आ गया, बेहतरीन मजा आ गया है, समझ में सारा कुछ आ गया है, हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर है। फटाफट बता दो, फटाफट जल्दी से एकदम आग लगा दो, लव बरसा दो, तभी समझ में आएगा मुझे तुम लोगों को फील आया है पूरा तरीके से। इसके बाद देखेंगे क्लास को। न्यूमेरिकल्स तो हुआ नहीं यार, थोड़ा सा एक्चुअल में बहुत सारा टर्मिनोलॉजी है इसमें। यस तो आई होप हर एक बच्चा को एकदम मस्त क्लियर कट समझ में आ गया है, मजा आ गया है, सीख लिए हैं, बेहतरीन समझ में आ गया है। और एकदम एकदम रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, रो एल बाय वी इज इक्वल टू आई आर, है ना, वी बाय आई इज अ कांस्टेंट विच डजंट डिपेंड ऑन द लेंथ, एरिया, सब एकदम फर्स्ट समझ में आ गया, मजा आ गया, प्यार आ गया। धन्यवाद बच्चा लोग। तो आई होप आप लोग एकदम फील लिए होंगे। इसका थोड़ा सा टाइम लगेगा और रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी के ऊपर बात करने में, और फिर ओम्स लॉ का ढेर सारा न्यूमेरिकल भी लाके आए थे, लेकिन यार बहुत सारा न्यूमेरिकल कवर नहीं हो पाता है, तो ये सब चीज को भी अपन आगे बढ़ाएंगे। न्यूमेरिकल्स, मोबिलिटी वगैरह भी पढ़ना था, लेकिन कोई बात नहीं है, अपन एक दो एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करेंगे तब हो जाएगा। लेकिन चीजें आगे नहीं बढ़ाएंगे, हर एक बच्चा को समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये सारा न्यूमेरिकल्स वगैरह हो नहीं पाया है आज, तो कोई बात नहीं है, कल तो अपना क्लास है ही, तो कल करेंगे इस सारे न्यूमेरिकल्स को। आज जितना बताया उसको एक बार ढंग से देख के सारे डेरिवेशंस को अपने दिमाग में रख लेना, क्योंकि ये सारे चीज टर्मिनोलॉजी वगैरह तुम्हारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, कभी एक मार्क्स का आ जाएगा। थैंक यू बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बहुत सारा चीज है बताने को, लेकिन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज नहीं करेंगे, आपका दूसरा क्लास भी है। थैंक यू बच्चा लोग, मस्त रहिए, बाय बाय बच्चा लोग।